both the association, Indore branch of CIRC of ICI, as well as Tax Practitioners Association, seniors in profession, and हॉल में नीचे और ऊपर दोनों जब हम बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातें कही गई बजट के बारे में और साल भर बाद बजट आता है और मनीष को हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो पढ़ेगा और बताएगा। तो पूरी विनम्रता के साथ मैं ये स्वीकार करता हूँ कि ये जिम्मेदारी ब्रांच में और पीपीए में और शहर के तमाम मेरे गुरुजनों ने मुझे दी है, ये अल्टीमेटली मेरे लिए मददगार होती है। इस बहाने पढ़ने का मौका मिल जाता है, इस बहाने चीजें दिमाग में क्लियर तरीके से बैठ जाती हैं। तो जब तक आप ये जिम्मेदारी देते रहेंगे, मैं भरपूर कोशिश के साथ में इसे निभाने की कोशिश करता रहूंगा। मुझे लगता है ये प्रोफेशन का मेरे ऊपर है, छोटा मोटा भी अगर मैं उतार पाऊँ उसे तो ये मेरा सौभाग्य है। बिना बहुत ज्यादा चीजों में डिस्कशन किए हुए उससे कभी बात पर आना चाहेंगे। मैं जब बजट को देखता हूँ बिल्कुल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा किसी दूसरे नजर से मुझसे बजट देखा नहीं जाता। I don't see as an economist, I don't see as a politician, I don't see as a say in a critical manner. What I simply feel, whatever are the rules, whatever the provisions are there, as a professional, हमारा धर्म यह है कि उसके कंप्लायंस में अपने क्लाइंट की मदद करना है। वो अमेंडमेंट सही हो गलत हो, जो भी इंटेंशन के साथ आए, बट दिस इज व्हाट इज धर्म ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू हेल्प ऑल आवर क्लाइंट्स in say proper due compliance with whatever kind of changes have been made. So from that particular perspective, we will be having a say detailed discussion of various provisions of this whole finance bill 23. All in all, quantitatively हम देखें तो 122 amendments are there, which is more or less a norm. पहले कोई बजट पिछले 5-8 सालों में तो ऐसा नहीं गया जहाँ पे अमेंडमेंट्स की सेंचुरी नहीं लगी हो। सो अब की बात है तो कुल जमा के तकरीबन 122 अमेंडमेंट्स, पर बहुत सारे उसमें से ऐसे हैं जो या तो कॉन्सिक्वेंशियल नेचर के हैं या बहुत ज्यादा रूटीन मैनर में एप्लीकेबल होने वाले नहीं हैं। अब ट्रांसफर प्राइसिंग उनसे रिलेटेड कुछ चेंजेस हैं जो प्रोबेबली एक सेपरेट किसी डिस्कशन के थ्रू जिन्हें कवर किया जाए, पर जो हमारा एक कोर एरिया ऑफ प्रैक्टिस होता है उसमें जितने मुझे लगता है एप्लीकेबल होने वाले प्रोविजन से अमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मैं खाली इस पूरे के पूरे बजट में डायरेक्ट टैक्सेस को लेके जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं उन सारे अमेंडमेंट्स का सरताज अगर किसे कहा जाए, नंबर 1 की पोजीशन उसे अगर किसी को देनी हो, हीरो ऑफ अमेंडमेंट्स, हीरो ऑफ चेंज, so that is definitely going to be this section 115 BAC। तो ये हमारे प्रोफेशन में संभव है कि साहब वो ABCD को बार-बार पढ़ना पड़ता है, कभी सीधे-सीधे पढ़ते हैं, कभी आधा पढ़ते हैं, पर ये 115 BAC को पढ़ना, समझना और उसकी आत्मा में उतरना मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 115 BAC जो है ये एक परिवार का सदस्य है जहां पे वो एक अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम की बात पिछले 2-3 सालों से शुरू हुई है। 115BAA कंपनीज के लिए अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम की बात कर रहा है। 115BAB जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए बात कर रहा है। 115BAC की हम आज चर्चा करने ही वाले हैं। उसके आगे 115BAD है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए बात कर रहा है प्रेजेंटिव टैक्सेशन की। इस साल एक 115BAE और आ गया है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेट। इट्स अ कंप्लीट फैमिली where what they are trying to do is to promote that alternative tax regime, alternative tax mechanism। तो इस पूरे alternative tax regime के पीछे की जो मूल भावना है उनका ऐसा मानना है, जो भी नीति नियंता है इस देश के, उनका ऐसा मानना है कि सर ये जो एग्जम्पशन की बात होती है टैक्स में ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये बड़ा इसमें बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न होती है। मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चे की स्कूल की ट्यूशन फीस का डिडक्शन क्लेम करने में क्या कठिनाई हो सकती है, पर ऐसा उनका मानना है कि सर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको हमें सरल बनाना है। कितना सरल वो बना पाएंगे और कितना सरल वो रख पाएंगे अगले 2-5 सालों में, वो अपने आप में अलग चिंतन का विषय हो सकता है। पर अब उस सारी थॉट प्रोसेस के साथ में in order to create that exemption less mechanism they have introduced this section 115 BAC। इंट्रोड्यूस तो मेरे ख्याल है 1-2 साल पहले उन्होंने कर दिया था। और पूरी ईमानदारी से शायद हम ये स्वीकारें कि हम सबने कोई बहुत ज्यादा ध्यान से उसे नहीं देखा। ठीक है, ये एक और अमेंडमेंट है, एक और प्रोविजन आ गया है, एक ऑप्शन एसएससी को मिल गया है
but each one of us was always mainly concerned about the main provision, जो main mechanism है income tax का, हम हमेशा उसी पे ज्यादा ध्यान देते थे। अब जो चीज आ गई है और जो बदलाव आ रहा है, मेरा मानना है कि वो बड़ा एक जिसको कहना चाहिए क्रांतिकारी सा बदलाव है, जिसके कारण शायद मेरी पूरी सोचने की इनकम टैक्स को एक अप्रोच करने का शायद तरीका बदल जाएगा। सिचुएशन ये हो रही है कि सब देयर वाज समथिंग रेगुलर एंड देयर वाज समथिंग ऑप्शनल। ये जो हमारा नॉर्मल इनकम टैक्स का मैकेनिज्म है, जिस दिन शायद सीए इंटर में पहली बार इनकम टैक्स को हमने हाथ लगाया था, तो वहां से जो इनकम टैक्स की कहानी हमारे दिमाग में बैठी कि भाई एसएससी की इनकम होती है, फिर इनकम में से बहुत सारे एग्जम्पशंस मिलते हैं, उसके बाद में टैक्सेबल इनकम आती है और टैक्सेबल इनकम पे मैं वो स्लैब रेट लगा के उसका टैक्स कैलकुलेट करता हूं। दिस वाज रेगुलर। Then they have created this option 2 years back 115 BSE में। इस बार जो क्रांतिकारी परिवर्तन है, जिसको आमूलचूल परिवर्तन कहा जा सकता है, what was optional now this is regular, what was regular now this is optional. This is probably the very basic, very fundamental idea we need to grab, we need to get into the sync of it. This is the section 115 BSE new tax regime. Okay. So now what they are proposing, 115 BSE, this will be the default section applicable for individual HUF as well as for AOP, DOIs and artificial judicial person also. अभी तक जो 115 BSE जिस स्वरूप में हमारे सामने था, वो केवल इंडिविजुअल HUF की बात कर रहा था। अब इंडिविजुअल HUF, AOPs, DOIs, artificial judicial person सबके लिए एप्लीकेबल हो गया। Now the biggest part is this subsection 6, which has been introduced in this section 115 BSE। और subsection 6 का जो कुल मिला के उसका मीनिंग निकल रहा है, वो ये है कि साहब ये सेक्शन 115 BSE will be now default applicable section। अब कहानी यहाँ से शुरू होगी। अभी तक ये था कि जो डिफॉल्ट मैकेनिज्म था वो हमारा नॉर्मल वाला था, जिसको शायद समझने के लिए हम एग्जम्पशन बेस्ड रेजिम की बात कर ले कि साहब एक एग्जम्पशन बेस्ड रेजिम हो गया है और एक ये नया रेजिम हो गया है। तो जो एग्जम्पशन बेस्ड मैकेनिज्म था वो डिफॉल्ट मैकेनिज्म था। नाउ द वेरी फंडामेंटल चेंज व्हाट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इज दिस 115 BSE इज बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल। आपको अगर वो एग्जम्पशन वगैरह लेके और कुछ फायदा लगता है उस मेथोडोलॉजी में जाने का, तो आपको उसके लिए स्पेसिफिकली ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट आपका टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट होने वाला है। ये बहुत फंडामेंटल चेंज है सब, तो इसको पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सबकी एक थॉट प्रोसेस उस तरीके से बनी हुई है कि इनकम टैक्स को ऐसे ही कैलकुलेट होता है, एचआरए का डिडक्शन लेना है, हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन लेना है, एटीसी वाले, एटीडी वाले, एटीपीपीए, एटीपीपी वो सारे डिडक्शन लेना है, वो हमारी नॉर्मल थॉट प्रोसेस है। अब उनने कह दिया कि साहब ये सारे डिडक्शन अगर आपको क्लेम करना है तो इसके लिए आपको स्पेसिफिकली ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। बहुत प्रैक्टिकली अगर बात करें, बिल्कुल डाउन द लाइन उतर के अगर बात करें, तो जो इनकम टैक्स रिटर्न में बना रहा हूं उसमें मैंने ये सारे एग्जम्पशन की डिटेल वगैरह डाल दी है। मुझे लग रहा है कि देखिए ये एग्जम्पशन का बेनिफिट मेरे एसएससी को मिल जाने वाला है। सेक्शन कह रहा है ये बेनिफिट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मतलब उस पर्टिकुलर रिटर्न में एक पर्टिकुलर जगह पे जाके एक टिक लगाना पड़ेगा, तो जाके वो एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। तो हम सबको पता है जब से ये सीपीसी नाम की चीज हमारी जिंदगी में आई है, वो एक टिक गलत हो जाने के कारण कितनी सारी परेशानियां हो सकती हैं। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट, गो टू दैट पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस कि साहब अब एग्जम्पशन नहीं मिल रहे हैं मेरे को, and I am not by default entitled for claiming all those exemptions. I will be entitled to claim those exemptions only when I opt for it. So गड़बड़ यह है कि अभी तक ये जो मैकेनिज्म था 115 BSE वाला, ये ऑप्ट इन मैकेनिज्म था। मैं बाय डिफॉल्ट नॉर्मल रेजिम में था, ये वाला अगर मैकेनिज्म लेना होता था तो मुझे ऑप्ट इन करना होता था। अब गड़बड़ यह है कि ये वाला मैकेनिज्म बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल है, मुझे अगर ये नहीं चाहिए तो मुझे ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। So this very fundamental shift from
opt in to opt out, that we all need to say imbibe it in a very very clear cut manner. तो सब by default भी applicable है। मैं normal में जाना चाहता हूँ तो मुझे specifically option exercise करके opt out करना होगा। तो ये ऑप्शन की थोड़ी सी बात कर लें कि ऑप्शन का मैकेनिज्म अभी जैसा था करीब करीब वैसा रहेगा। जैसा अगर एसएससी नॉन बिजनेस वाला है तब कोई ऑप्शन हर साल अवेलेबल होगा और हर साल दिस ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज अलोंग विद फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मतलब वो रिटर्न में कहीं ना कहीं टिक लगाने का ऑप्शन आ जाएगा कि क्या आप एग्जम्पशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं। टिक लगा दिया तो एग्जम्पशंस वाला मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, नहीं लगाया तो फिर ये 115 बीएससी एप्लीकेबल होगा और नॉन बिजनेस बिजनेस केसेस को लेकर पता नहीं उनको क्या परेशानी है। पहले भी बोलते थे अब भी वैसा ही बोल रहे हैं कि साहब बिजनेस केस में आपको अगर वो एग्जम्पशन वाला ऑप्शन लेना है तो सबसे पहली बात तो उसको अलग से एक्सरसाइज करना होगा। नॉर्मल वाला एग्जम्पशन बेस्ड रेजिम में अगर आप जानना चाहते हैं, यू आर अ बिजनेस एसोसिएट एंड यू वांट टू गो फॉर दैट एग्जम्पशन बेस्ड रेजिम, तो देन आपको एक तो वो ऑप्शन अलग से सेपरेटली एक्सरसाइज करना होगा। अच्छा, ऑप्शन एक्सरसाइज करने के बाद में आप यहां से बाहर हो गए, नॉर्मल एग्जम्पशन बेस्ड रेजिम में आ गए, अब वहां गए तो फिर आप वहीं के होके रह गए, फिर अंदर नहीं आने लगे। अंदर हमने रखा हुआ है, बाहर आप अपनी इच्छा से जा रहे, बहुत बढ़िया, गए तो फिर वहीं रह जाओ। अब आपको बाद में लगता है नहीं 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 सर ये बाहर जाके तो गलती हो गई है मेरे से, एग्जम्पशन का तो मेरे को कोई बहुत ज्यादा फायदा मिल ही नहीं रहा है, ये वाला ज्यादा अच्छा था, तो आप फिर वापस अंदर आ जाओ, इससे रिक्वेस्ट करो, हम खड़ा हाँ कर देंगे, फिर आपको अंदर बुला लेंगे। पर एक बार अब अंदर आए फिर आप बोलो सब वापस मेरे को बाहर जाना है, यार ये नहीं चलने वाला। फिर बाहर वापस जाने का एकमात्र तरीका ये होगा कि वो धंधा बंद करना पड़ेगा। फिर बिजनेस की इनकम बंद करो, बढ़िया दूसरे की इनकम हो, तो फिर वो हर साल अंदर बाहर की फैसिलिटी है। क्यों बिजनेस इनकम के साथ में इस तरह का मैकेनिज्म है, मैं कोई बहुत ज्यादा लॉजिक समझ नहीं पाता हूँ, पर ये स्थिति बन रही है कि सब सैलरी वाले नॉन बिजनेस केस में एवरी ईयर यू कैन डिसाइड विदाउट एग्जम्पशन विद एग्जम्पशन। बिजनेस के केस में एक बार आप विदाउट विद एग्जम्पशन में जा सकते हो, वहां से अंदर आने की एक बार परमिशन मिलेगी, और फिर बार बार अंदर बाहर नहीं कर। So the basic mechanism है। Now this section from AY 2425, this is by default applicable mechanism. Now by default applicable है, तो इसमें और क्या क्या खूबियां हैं, अब इसमें और क्या क्या किससे आगे हैं उनको देखते हैं। सर अपन Now the exemption limit is 3 lakh rupees. अब ये चीजें पकड़ने में थोड़ा सा समय लगने वाला है। वो एग्जम्पशन बेस्ड रेजिम के लिए अभी भी वो 2.5 लाख, 60 साल से कम, 60 से 80 साल 3 लाख, 80 साल से ऊपर 5 लाख, वो सारी कहानी अभी भी है, पर प्रैक्टिकली वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं बची है। अब जो एग्जम्पशन की कहानी है बाय डिफॉल्ट वो 115 बीएससी वाली है, जहां पे एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद में 6 स्लैब्स उन्होंने और क्रिएट करी हैं, 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख, 9 से 12 लाख, 12 से 15 लाख, 5%, 10%, 15%, 20% और 15 लाख के ऊपर सीधे 30%। 115 बीएससी अभी जो है उसमें 25% वाली स्लैब और हुआ करती थी, वो गायब हो गई है। 5, 10, 15, 20, 15 लाख और 15 लाख के ऊपर 30 लाख पर 30% की रेट। तो सिंपल सा कैलकुलेशन, अगर 15 लाख रुपए की एसएससी की इनकम है तो 1.5 लाख रुपए का टैक्स सेस वगैरह पर छोड़ के बनने वाला है। तो जो मैडम ने कैलकुलेशन से वहां पे लिया कि इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स वुड ओनली बी 10%। 15 lakhs is your income, so 1.5 lakhs would be your tax liability. Effective rate of tax would be 10%. 6 स्लाइड्स में अब ये सारी कहानी चलने वाली है। स्टैंडर्ड डिडक्शन नाम की जो चीज सेक्शन 16 में मिला करती है, अभी तक 115 बीएससी में अलाउ नहीं होती थी। इस बार से अब से जो 115 बीएससी का स्वरूप आएगा उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन वो अलाउ कर दे। गड़बड़ यह है साहब, आप बोल रहे हो कि ये सारा मैकेनिज्म इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि ये डिडक्शन हम नहीं देना चाहते, डिडक्शन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और नाना करके भी हाँ तो करना ही पड़ती है फिर आपको अल्टीमेटली। तो वो एग्जम्पशन कहीं ना कहीं डिडक्शन की बात किए बिना काम पूरा होना नहीं है। तो अब उन्होंने कहा सब स्टैंडर्ड डिडक्शन हम अलाउ कर देंगे। प्रोबेबली दे वांट टू मार्केट, वो इस स्कीम को मार्केट करना चाहते हैं। With all due respect, हम समझ सकते हैं कि साहब ये मार्केटिंग ऑफ गवर्नमेंट इज अ न्यू चैप्टर इन अवर पॉलिटिकल सिनेरियो। तो हर चीज की मार्केटिंग जो जबरदस्त तरीके से होती है, तो ये नई स्कीम की भी मार्केटिंग को
को शायद करने के लिए उन्होंने कहा सब स्टैंडर्ड डिडक्शन हम अलाउ कर दें। 3 और डिडक्शंस हैं जो नई स्कीम के साथ में मिलेंगे, पहले भी मिलते थे, 2 पहले भी मिलते थे, अब 3 और एडिशनल कर दिए हैं। एक 80cc वाला डिडक्शन और इसके साथ में मिलेगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 80cc2 एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, जो पहले मेरी सैलरी में जुड़ता है और इसलिए बाद में उसे माइनस करना होता है, तो 80cc2 मिलेगा। 80cc नाम का एक नया सेक्शन वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अग्निवीर वाली जो कॉन्सेप्ट आई थी उसको लेके 80cc का जैसे न्यू पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, वैसे उनका कहना है कि अग्निवीर कोष बनाया जाएगा, उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा और वो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है पहले सेक्शन 17 में सैलरी में ऐड होगा और फिर 80cc में उसका डिडक्शन मिलेगा। तो ये 115 बीएससी वाले केस में भी वो 80cc वाला डिडक्शन अलाउ होगा, 80cc वाला डिडक्शन अलाउ होगा। और सबसे मजेदार बात जो बोलते हैं वो 80JJA वाला सेक्शन है, वो डिडक्शन भी हम 115 बीएससी में से अलाउ करें। नाउ 80JJA को अगर अलग से हम देखें, मैं ख्याल चैप्टर 6 के जितने सारे डिडक्शंस हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन इज दैट 80JJA। नए एम्प्लॉइज आपने रखे हो, 10% से ज्यादा का एम्प्लॉय में एडिशन हो तो उनकी सैलरी का 30% इस साल अलाउ करेंगे, 30% अगले साल, 30% उसके साल अगले साल अलाउ करेंगे। ये वाला डिडक्शन वो अलाउ कर रहे हैं उस रेजिम में जिनको वो कहना चाह रहे हैं कि सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म है ना। बच्चों की स्कूल फीस का डिडक्शन देना कॉम्प्लिकेटेड है, वो 80JJA वाला डिडक्शन देना वो इजी है। दिस इज हाउ द थॉट प्रोसेस इज। सो 115 बीएससी में कुल मिला के ये 4 डिडक्शन अलाउ होंगे। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा और उसके अलावा 3 और डिडक्शन है चैप्टर 6 से जो प्रैक्टिकली कोई बहुत ज्यादा काम की नहीं है। उसके अलावा न तो ये चार्जे का डिडक्शन मिलने वाला है, न वो हाउसिंग लोन के 2 लाख का डिडक्शन मिलने वाला है, न एटीसी के 1.5 लाख का कोई डिडक्शन, न वो एटीपी का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन, न एटीपीटीएस सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट का 10,000 का डिडक्शन, ना फॉर ऑल दी सीनियर सिटीजंस 50,000 रुपए का एटीपीटी का डिडक्शन, वो कुछ भी अलाउ नहीं होगा। तो कुल मिला के ये 115 बीएससी की कहानी है, बिना किसी डिडक्शन, बस ये 3 या 4 डिडक्शंस के साथ में आपकी जो इनकम होगी 3 लाख रुपए तक टैक्स फ्री और उसके बाद 3 लाख रुपए पे 5% से स्लैब बढ़ा के टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। सीनियर सिटीजन हो, नॉन सीनियर सिटीजन हो, सबके लिए कॉमन मैकेनिज्म व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस सेक्शन 115 बीएससी। नाउ मजेदार कहानी जो 115 बीएससी के साथ में लिंक है और जो साहब व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा ज्ञान सर्कुलेट हुआ, मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि साहब 2 बजे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा बजट प्रेजेंट करती हैं और 4 बजे तक व्हाट्सएप पे सारे के सारे अमेंडमेंट्स इतनी डिटेल में डिस्कस होने लग जाते हैं। तो मुझे आश्चर्य होता है कि मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया है, तो फाइनेंस बिल का प्रिंट आउट ही निकल रहा है ऑफिस में और उन लोगों ने पूरा का पूरा एनालिसिस कर दिया। पीपल हैव देयर ओन वे ऑफ से अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। तो पर ये जो एक चीज व्हाट्सएप पे बार-बार सर्कुलेट हुई, मीडिया ने उसको अगले दिन बिल्कुल हेडलाइन बना के प्रेजेंट किया कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। एग्जम्पशन लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 7 लाख। ओके, सही है, 7 लाख रुपए तक की लिमिट हो गई है, पर उसका एक अपने आप में कंप्लीट मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म ये है कि साहब ये जो 7 लाख वाला एग्जम्पशन है ये विदाउट एग्जम्पशन वाले से ले लो 115 बीएससी के केस में है। तो मैं ये सोचूं कि यार 8.5 लाख रुपए की इनकम है और 1.5 लाख का एटीसी का डिडक्शन ले लूं, बचे हुए 7 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना है, तो गड़बड़ होता है ना। वो सोचने का तरीका बिल्कुल बदल देना जरूरी है कि एग्जम्पशन के बाद की इनकम की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। 7 लाख रुपए की जो इनकम की बात हो रही है वो 115 बीएससी वाली इनकम है, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला है और ये 2-3 जो चैप्टर 6 से वाले डिडक्शन है वो मिले हैं। उसके अलावा बाकी सारे डिडक्शंस को छोड़ के और अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो 87-80 रिबेट आपको मिल जाएगी। एग्जम्पशन लिमिट नहीं बढ़ी है। As a professional, I needed to have that absolute clarity that whenever I talk about exemption limit in income tax, that has got a different meaning. वो पहले भी 2,50,000 थी, अब भी 2,50,000 रुपए है। 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। एग्जम्पशन लिमिट में चेंज नहीं है, टैक्स नहीं देना होगा क्योंकि 87A का रिबेट मिल जाएगा।
और 87A का रिबेट कैसे मिलेगा? अभी तक जो 87A है, जो नॉर्मल एग्जम्पशन बेस्ड रेजिम के लिए है, वहां पे बोलते हैं 5 लाख तक की इनकम हो तो 87A का रिबेट 12,500 रुपए तक मिलेगा ना। उसमें उन्होंने नया सबसेक्शन इंट्रोड्यूस किया कि सर जनरल बाय बीएससी में जा रहे हो तो 7 लाख रुपए तक की इनकम है, आपको रिबेट मिलेगा 25,000 रुपए तक का रिबेट मिल जाएगा। अब चूंकि 115 बीएससी के स्लैब ऐसे हो गए कि पहले 3 लाख जीरो, अगले 3 लाख पे 5% के हिसाब से 15,000 और उसके बाद 1 लाख और बच गया, उस पे 10% के हिसाब से 10,000, तो वो 25,000 रुपए का टैक्स बनता है 7 लाख रुपए की इनकम पे। और 87 में कह दिया कि 25,000 का पूरा रिबेट दे देंगे तो टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से वो कैलकुलेशन आ रहा है कि 7 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अगेन, as a professional, probably we should not develop our knowledge based on media reports. That is one thing very very clear. So I should be aware as a professional कि सब हर केस में ऐसा हो ही सही कि 7 लाख की इनकम पे जीरो टैक्स आ जाए, मैं 115 बीएससी में हूं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। सो में से 1, 2, 4 केस ऐसे हो सकते हैं जहां पे इनकम 7 लाख रुपए हो, 87A की रिबेट मिल रही हो, फिर भी मेरी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, अगर ये 7 लाख की इनकम में मेरा 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर इंक्लूड है जो 15% की रेट से टैक्सेबल हुआ है, सर ये 7 लाख और 25,000 का जो कैलकुलेशन हुई, ये मानते हुए कि पहले 3 लाख पे जीरो है, अगले 3 लाख पे 5% है और बचे हुए 1 लाख पे 10%। अब अगर वो 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेरी इनकम में इंक्लूड है जो 15% से टैक्सेबल होने वाला है, तो भले ही मेरी टोटल इनकम 7 लाख रुपए हो तो भी मेरी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी 25,000 से ज्यादा होगी। अच्छा, 87A ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा है कि व्हाटएवर इज द टैक्स लायबिलिटी दैट विल बी अलाउड एज अ रिबेट। 87A बोल रहा है सब 25,000 रुपए एक्चुअल टैक्स या 25,000 whichever is higher उतनी रिबेट। So as a professional, it is I would be I should be aware that there might be certain cases जहां पे I am entitled for 87A rebate, still there might be a tax liability. 111A का short term capital gain can be one of the example, lottery की income can be another example जो सीधे 30% से टैक्सेबल हो रही है। क्रिप्टो वाला वर्चुअल डिजिटल एसेट अगला एग्जांपल हो सकता है। इस साल से नया आ गया है ऑनलाइन गेमिंग को अलग से हम डिस्कस करेंगे जहां पे 30% का टैक्स लग रहा है। So there might be cases where the income is 7 lakhs of rupees, I am covered by 115 BSC, I am getting 87 rebate, but still tax liability might be there. By and large, 100 में से 90-95 केसेस में हम कह सकते हैं कि सब अगर 7 लाख रुपए तक की इनकम है, 115 BSC का तो प्रोविजन ऑफ बाय डिफॉल्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा। By and large it is okay, but not in every case. Okay. और जो गड़बड़ 87A के साथ में पहले भी थी वो अभी भी बनी हुई है। हर बार जब बजट आता है मैं बड़े ध्यान से देखता हूँ कि इस साल शायद वो चेंज हो गया हो, पर पता नहीं वो नहीं पकड़ में आ रही है। There is absolutely no marginal relief attached with this 87A. पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। तो 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स लायबिलिटी 25,000 रुपए, टैक्स पेएबल 0। 7 लाख 100 रुपए की इनकम टैक्स लायबिलिटी 25,010 रुपया, नो रिबेट। तो 100 रुपया ज्यादा कमाने के लिए 25,000 रुपए का टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज द प्रोपोजिशन। ये पहले भी था, अभी भी है। मार्जिनल रिलीफ 87A में नहीं। और आखिरी जो चेंजेस 115 बीएससी को लेके उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो बड़ा थके छुपे तरीके से आया है। दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सरचार्ज। Now we all know the maximum amount of surcharge is 37%, but 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की मेरी इनकम है तो सरचार्ज 37% हो जाता है। 37% को घटा के और 25% कर दिया गया, पर सबके लिए नहीं। ये जो 37 से घटा के 25 वाला मामला है, ये वापस उन्हीं के लिए है जो ये हमारा नया वाला माल खरीदे। जो नया प्रोडक्ट हम आपको बेच रहे हैं, आप इसको खरीदने को तैयार हो तो 37 की बजाय 25 का सरचार्ज होगा। फिर 2 करोड़ से ऊपर की इनकम हुई तो सरचार्ज कंटिन्यू 25% रहने वाला है। आप
अगर पुराने ही रेजिम में अभी भी बैठे हो, पुराने ही से मैकेनिज्म से आपको अभी भी आपका प्यार बना हुआ है, तो फिर 37% का सरचार्ज आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो कुल मिला के पोजीशन ये बन रही है कि सब द मोमेंट इनकम वुड बी मोर देन 5 crore rupees, there will never be a benefit of going for the old regime, because this new is going to become automatically applicable। नीचे के लेवल पे बात करें 7 लाख रुपए तक की इनकम है, तो ये 87A के रिबेट के कारण अगेन नया रेजिम अपने आप में बेनिफिशियल है। इसके ऊपर इनके बीच के केस में then this will be a detailed calculation required कि साहब वो एग्जम्पशन ले रहे हैं, कितना डिडक्शन मेरे को मिल रहा है, केवल एपीसी है, एपीसी के साथ हाउसिंग लोन भी है, हाउसिंग लोन के साथ एपीपी है, पीटीबी भी है, हायर एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट भी है, बहुत सारे दूसरे कितने डिडक्शंस अवेलेबल हैं, वो सारे कंपैरिजन के बाद में अल्टीमेटली डिसाइड होगा कि साहब ये नए को रखना है या वापस पुराने में लौट जाना है। गवर्नमेंट भले कहती हो कि हम सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, तो पर सिंप्लीफिकेशन के नाम पे अल्टीमेटली कॉम्प्लिकेशन बढ़ता ही बढ़ता है। कंपैरिजन हर केस में करना होगा, कंपैरिजन करने के बाद में डिसाइड होगा कि सब कौन सा वाला बेनिफिशियल है। और जो एक बाय एंड लार्ज कैलकुलेशन सामने आ रहा है कि सब अधिकांश केसेस में अनलेस से मोर देन 15 लाख वाली इनकम है और कुछ 4, 4.5, 5 लाख रुपए तक के डिडक्शन है, तो शायद वो पुराना वाला रेजिम बेनिफिशियल। अदरवाइज इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस this new system is going to be beneficial for us. It's a basic calculation. Okay. The only problem with this whole system is this कि साहब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो इसको इस नाम पे कि हम सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं, एग्जम्पशन लेस मैकेनिज्म रखना चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का एडिशनल डिडक्शन आपने इस साल से चालू कर ही किया है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर अगले 4-5 साल बाद में फिर कभी अपन बजट डिस्कशन करेंगे और तब फिर हमें बताया जाएगा कि सर ये 115 बीएससी में इतने सारे डिडक्शंस और अलाउ कर दिए गए। तो दुनिया गोल है, घूम फिर के वापस अपनी जगह आना ही है। तो ये जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है मामला, कब तक इस तरीके से चलेगा not in a position to say, but this is what is the say probably the biggest change which has been done, and mainly because this is now the by default applicable section 115 BSc surcharge 87A. Then let's come to, there are certain changes with respect to that salary income जो रेंट फ्री एकोमोडेशन के कैलकुलेशन का मैकेनिज्म है, वो उसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। नाउ दे विल बी प्रिस्क्राइब्ड इन बोथ द केसेस, रेंट फ्री मिल रहा हो या कंसेशनल बेसिस पर मिल रहा हो, रूल्स के थ्रू उसका मैकेनिज्म आएगा, व्हाट विल बी द से टैक्सेबल वैल्यू। सो बहुत ज्यादा हमारे काम का नहीं है, हम स्ट्रेट अवे आते हैं नाउ बिजनेस इनकम को लेकर। और बिजनेस इनकम मैं पहले सबसे पहले उस अमेंडमेंट के बारे में बात करें जिसकी चर्चा हो रही है प्रोफेशनल सर्कल्स में, जिसको लेकर काफी सारी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। चेयरमैन आनंद ने भी जिसके बारे में जिक्र किया कि सर एमएसएमई वाला क्या चीज आ गया है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में मेरा ख्याल है हम देख लेते हैं। और अगेन मैं पहले जब हम उसको ध्यान से देखेंगे तो विल कम टू अ कंक्लूजन कि सब कैसे सिर्फ एक जिसको कहते हैं नीजर्क रिएक्शन के थ्रू आप जब अमेंडमेंट लाते हैं। अब बात मेरा ख्याल स्टेज से मैं ये बोलता हूँ कि सब अमेंडमेंट लाने के पहले थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज को एनालाइज करना जरूरी है, उसके इम्प्लीकेशंस को समझना जरूरी है। कई बार ऐसा लगता है कि वो बजट बनने के 2-4 दिन पहले किसी ने बोल दिया होगा और आपने अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी कितनी है और प्रैक्टिकल कॉम्प्लिकेशंस कितने हैं उस पे आपने कभी विचार नहीं किया, तो वो वैसा वापस चेंज है। दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस होल एमएसएमई ट्रांजैक्शन 43B। चेंज कुल मिला के ये है सर 43B है इनकम टैक्स में। हम सब जानते हैं जो से ए से लेके जी तक के क्लॉजेस देता है, वो बोलता है कि साहब ये सारे के सारे पेमेंट जो हैं वो पेमेंट ये सारे खर्चे एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे अलाउ होंगे। तो ये जो पूरा 43B का परिवार है, इस परिवार में एक नया सदस्य आ रहा है। A B C D E F G के बाद में एक H नाम के मेंबर जो है इसमें और इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये एच साहब जो है वो बात कर रहे हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, है ना। तो सब कई बार चीजें सिंप्लीफाई जब होती है तब गड़बड़ हो जाती है। वो जितनी जगह बात हो रही वो एमएसएमई की बात हो रही है। एग्जैक्टली दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रो एंड स्मॉल। एमएसएमई में मीडियम भी इंक्लूड होता है, पर ये मीडियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, माइक्रो के लिए है और स्मॉल के लिए पहले। अब है क्या था ये प्रोविजन
ये provision simply I quoted the say amendment itself. Any sum payable by the assessee to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the MSME Act. MSME एक्ट में जो सेक्शन 15 है उसकी टाइम लिमिट के बाहर पेमेंट हो रहा है, then that payment माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज के केस में, एंटरप्राइज के केस में, then that payment because of the basic mechanism of OTCB that will be allowed in the year in which payment has been made, regardless of the year in which the liability to pay the same has been arised based on method of accounting, जो OTCB का basic है। So अब सबसे पहले थोड़ी सी बात MSME सेक्शन 15 के बारे में कर ले। ये क्या बोलता है? MSME सेक्शन 15 बोलता है कि साहब आपको अगर ये MSME को पेमेंट करना है, अगर उनसे आपका कोई एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से जो ड्यू डेट है पेमेंट वहां तक पेमेंट करना होगा, और वो मैक्सिमम पेमेंट पीरियड 45 दिन हो सकता है। एग्रीमेंट करके भी 45 दिन से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। सो एग्रीमेंट अगर है तो मैक्सिमम 45 दिन के अंदर पेमेंट करना है, और एग्रीमेंट नहीं है जैसा नॉर्मली प्रैक्टिकल केस में होता है, जैसा माइक्रो स्मॉल लेवल से मेरा कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कोई लिखा पढ़ी बहुत ज्यादा होती है, फोन पे ऑर्डर दे दिया, सामान आ गया, बिल भेज दिया, तो बहुत ज्यादा एग्रीमेंट होता नहीं है। सो एग्रीमेंट के केस में 15 दिन का समय है जिसके अंदर पेमेंट करना है। सो हमारी आज की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वो 15 दिन को बेस बना के बात को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि सब माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज को आपको पेमेंट करना है। 15 दिन के अंदर आपने पेमेंट कर दिया तो बहुत बढ़िया, 15 दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं करा तो देन द डिडक्शन वुड बी अलाउड इन द ईयर ऑफ पे। बहुत बढ़िया सा मुझे लगता है, ठीक है। एक और नई चीज आ गई है OTCB में, तो बहुत ज्यादा परेशानी है, 15 दिन में पेमेंट नहीं किया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिटर्न फाइलिंग की डेट तक तो मेजॉरिटी ऑफ केस में पेमेंट हो ही जाए तो डिडक्शन तो अल्टीमेटली मिलना ही मिलना है। अब गड़बड़ यह है कि सब OTCB बेसिक प्रोविजन जो है वो तो डिसअलाउंस की बात करता है। रिटर्न फाइलिंग की डेट तक आपने पेमेंट कर दिया और डिडक्शन मिल जाएगा, उसके लिए प्रोवाइजो है नीचे OTCB में। अब गड़बड़ ये हुई है कि सब प्रोवाइजो बोलता है, अभी तक जो बोलता था कि सब इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द पेमेंट्स मेंशन अबव प्रोवाइजो वुड बी एप्लीकेबल। पता नहीं क्या नाराजगी है मैडम की, उन्होंने इस प्रोवाइजो को भी अमेंड किया और उसमें बोला ऑल द पेमेंट्स मेंशन अबव एक्सेप्ट मेंशन इन क्लॉज H। मीनिंग देयर कि साहब आपने अगर रिटर्न फाइलिंग की तारीख तक पेमेंट कर भी दिया है तो भी वो डिसअलाउंस तो होना ही होना है, OTCB हिट करेगा ही करेगा इन केस ऑफ दिस क्लॉज H माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। सो सब रिटर्न की डेट तक आपने भले पेमेंट कर भी दिया हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये क्लॉज अगर लग गया तो लग ही गया है। नाउ डिडक्शन वुड बी अलाउड ओनली इन द ईयर ऑफ पेमेंट, नॉट इन द ईयर ऑफ लाइबिलिटी क्रिएशन। वो जो रिटर्न फाइलिंग वाला एग्जम्पशन है, फैसिलिटी है, प्रोवाइजो है, वो इसके केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। दिस इज व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म। अब ये जो बेसिक मैकेनिज्म है ये क्वेश्चंस बहुत सारे क्रिएट कर रहा है। ये बहुत सारी चीजें जिसको बहुत ध्यान से देखा जाना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ऑडिटर की नजर से देखिए, तो मुझे हालांकि पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है हाइप ज्यादा क्रिएट हो रहा है कि सब बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, बहुत ज्यादा परेशानी है प्रोफेशनल्स के लिए। सिर्फ थोड़ा सा अगर ध्यान से देखिए तो कोई इतना ज्यादा भी गड़बड़ नहीं है। कुछ इश्यूज है जिन पे क्लियरिटी अभी आना बाकी है। सबसे पहली बात तो ये कि सब दिस होल मैकेनिज्म वुड बी रिलेवेंट ओनली व्हेन द पेमेंट इज ड्यू एज ऑन 31st मार्च। अगर ड्यूरिंग द ईयर में मैंने पेमेंट कर दिया है, भले ही लेट किया है, 15 दिन बाद में किया है, 45 दिन बाद में किया है, पर कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन एक्सेल बोलता है कि जिस साल में पेमेंट कर दिया उस साल में डिडक्शन मिल जाएगा। तो कल मेरी किसी से बात हुई थी, क्या मनीष जी पूरे के पूरे पेमेंट्स को हमको एनालाइज करना पड़ेगा, कौन कौन से पेमेंट है जो माइक्रो स्मॉल वाले को हो उसको पकड़ना होगा। मेरा ख्याल है एज ए ऑडिटर प्रोबेबली मैं जो अप्रोच लेना चाहूंगा, rather than scrutinizing P&L account, I would like to scrutinize the sundry creditors list. अगर 31 मार्च को सन्डी क्रेडिटर में बैलेंस खड़ा हुआ है तो मेरे को उसको एग्जामिन करना है। P&L में क्या डेबिट हुआ है मेरे को उससे क्या लेना, P&L में कितना MSME वाला पेमेंट डेबिट है, साल भर में डेबिट हो गया, साल भर में डेबिट होकर पेमेंट हो भी गया तो न तो वो डिसअलाउंस होने वाला है, ना मेरी रिपोर्टिंग का हिस्सा बनने वाला है।
हम सब मान रहे हैं पीसीडी में अमेंडमेंट आएगा, ये क्लॉज भी हमको कवर करना होगा। तो ऑलरेडी अगर लेट होके भी पेमेंट हो गया है ड्यूरिंग द ईयर में, बिकॉज़ सेक्शन इज वेरी क्लियर, डिडक्शन वुड बी अलाउड इन द ईयर इन व्हिच पेमेंट हैज बीन मेड। सो अगर 31 मार्च तक मैंने पेमेंट कर दिया है, इट इज नॉट लाइक 37 जो गड़बड़ थोड़ी सी हो रही है। 37 में क्लॉज है कि साहब एमएसएमई को आपने अगर कोई इंटरेस्ट पे किया है तो दैट इंटरेस्ट विल बी डिसअलाउड एंड दैट इज डिसअलाउड फॉर ऑलवेज। उसमें ऐसा नहीं कि बाद में हम आपको डिडक्शन दे देंगे। तो एमएसएमई का रेफरेंस अगर वहां से आता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में परेशानी आती है कि डिसअलाउ हो रहा है। डिसअलाउ नहीं है सर, ये बिल्कुल क्लियर है। क्या मैंने 15 दिन से लेट पेमेंट कर दिया तो डिसअलाउ ही हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं, अलाउ तो होगा। कौन से साल में अलाउ होगा? जिस साल में हम पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर लायबिलिटी इसी साल में क्रिएट हुई, पेमेंट भी इसी साल में हो गया, भले ही डिले हुआ है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन की लैंग्वेज बहुत क्लियर है कि सब इट इज अलाउड इन द ईयर इन व्हिच पेमेंट हैज बीन मेड। तो कुल मिला के झगड़ा कहां पे रहने वाला है? कुल मिला के झगड़ा उनके लिए रहने वाला है जो 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग खड़े हुए थे, जो संडे क्रेडिटर्स के लिस्ट में आ रहे हैं। सो आई एम नॉट रिक्वायर्ड, आई एम हियर, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एज एन ऑडिटर, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू एनालाइज होल ऑफ P&L की और कौन-कौन से माइक्रो स्मॉल के पेमेंट हैं जो डिले हुए हैं। जो डिले भी हुए पर हो गए, बात खत्म। जो बच गए उनको लेके झगड़ा है। So, ये पहला क्लैरिफिकेशन कि सब एनी अमाउंट व्हिच वाज पेएबल टू माइक्रो एंड स्मॉल, मीडियम भी यहाँ पे कवर नहीं है, एनी अमाउंट व्हिच वाज पेएबल टू माइक्रो एंड स्मॉल, वो वाली अमाउंट अगर मेरी 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग खड़ी है तो उसको लेके दिक्कत है। अब इसमें मजा क्या होने वाला है, सब इसमें गड़बड़ क्या होने वाली है? लेट मी क्रिएट सम सिचुएशंस फॉर दिस एंड देन प्रोबेबली we can discuss it in a detailed manner. Say for example, this is date of bill, 10th of April 2023. Date of payment is 31st of March 2024. Even if it is delayed, and it is delayed by months, 15 दिन में पेमेंट होना था, 12 महीने बाद में आपने पेमेंट किया। This 43 is not a problem because it has been paid. अगर मैं इसको 31 मार्च की बजाय 1 अप्रैल को पे करता तो इस बार डिसअलाउ होकर अगले साल अलाउ हो जाता, तो मैंने तो इसी साल पे कर दिया है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। Now there is another situation and that is interesting. 1 मार्च 2024 का है and the payment has been made on 10th of April 2024. There was no agreement. Now there is no agreement, so 15 दिन का समय है मेरे पास में। Allowed in 23, 24 और 24, 25 हम अलाउड डेट और डिसअलाउड डेट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अलाउबल तो है, नॉट 37 वन सर, नॉट अ डिसअलाउंस किया था 20। Now it is a payment to micro or small enterprise. It is a payment by delay and it has been paid in the next year. सारी सिचुएशन एप्लीकेबल हो गई तो अलाउ होगा, पर अलाउ होगा इन द ईयर 24-25। यानी मैं 23-24 का ऑडिट कर रहा हूँ, वहां पे रिपोर्ट करना है, कॉम्प्यूटेशन में डिसअलाउ करना है और अगले साल याद रखना है कि इसका डिडक्शन वापस नहीं करना है ना। अमेंडमेंट्स आते एसएससी के लिए हैं, परेशानी नहीं पड़ती, तो हिसाब किताब सारा मेरे को लगता है। चलिए, नाउ दिस इज द थर्ड केस इन व्हिच वी रिक्वायर अ डिटेल्ड डिस्कशन। इससे से बोलते हैं इनकम टैक्स से मजेदार चीज दुनिया में बहुत कम है, जितना ध्यान से पढ़ो उतना मजा आता है। सर ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज होती है एनी सम पेबल बाय द एसएससी टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज
beyond the time limit. Now payable is important. Any sum payable, ये payable होना चाहिए beyond the time limit. किस दिन? Any sum which has been paid beyond the time limit बात नहीं हो रही. Any sum which is payable. आप जब payable की बात कर रहे हो मतलब आप 31 मार्च की बात कर रहे हैं. सर 31 मार्च को वो payable है. और क्या ये 31 मार्च को beyond the time limit है? हमारे केस में 31 मार्च को ये बियॉन्ड टाइम लिमिट नहीं है सर, 15 दिन भी नहीं हुए. सो वेदर एज एन ऑडिटर आई एम रिक्वायर्ड टू सी कि अगले साल में जाके 15 दिन के अंदर पेमेंट करा है या नहीं करा है आपने. वेरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आई एम ऑडिटर फॉर 23-24. अगले साल क्या ये डिले हुआ है, क्या मुझे देखने का अधिकार है और वो क्या सेक्शन उसको कवर कर रहा है. Going by the spirit of the section, you may say this is delayed and it should be disallowed. But not many court decisions where they say some language is clear, you are not required to go to the spirit of the section. So if I go by the language of the section, गड़बड़ ये है सर. बाकी जितने 43B हैं, आप उसमें खाली आइटम को डिफाइन करते हैं. सब ये वाला आइटम है और ये डिसअलाउ होगा. यहाँ पे आइटम को डिफाइन करने के साथ में उसकी एक क्वालिटी भी उन्होंने मेंशन करी. व्हाट इज द क्वालिटी? Payable beyond the time limit specified. और किसी क्लॉज में ये वर्ड नहीं है beyond the time limit. इवन वो जो मेरा एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन वाला क्लॉज बी या सी जो है उसमें भी beyond time limit वर्ड नहीं है. एच में आ रहा है खाली इट इज beyond the time limit. क्या 31 मार्च को हमारे केस में इट वाज beyond the time limit? So whether 43B would be applicable on this or not? I'm sorry sir, I might be creating more confusion, less clarity. लेकिन नहीं सुनने आते भाषण तो ज्यादा क्लियर था. तो this may happen. This is the risk which you have to take. Sir, गोयल साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो हो जाएगा. ये मान के चलता हूँ क्या आपको सुनना भी पड़ेगा किसी से तो अलग होना चाहिए. 31 मार्च को 15 दिन हुए नहीं है तो आप 23-24 में डिसअलाउ कर नहीं सकते. 24-25 में 15 दिन हो गए तो 24-25 में इसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहा हूँ तो आप वहां पे डिसअलाउ नहीं कर सकते. ये सब बाहर की क्या आवाज आ रही है? यस सर. But whether as of 31st March it is complying with the requirement, whether it is payable beyond the time limit. My humble submission is this, sir. As of 31st March it is not payable beyond the time. 31 मार्च को अभी इसकी टाइम लिमिट निकली ही नहीं है. तो जो essential ingredient है 43B का वो बिल्कुल नहीं हो रहा. See, probably this is not the right time for us to discuss all these implications. ये नए amendments आए. बहुत सारे अभी इसमें ऐसे things will come out. बहुत सारे evaluation होंगे. Probably some persons much more learned than me would come here and they will give us a better insight into it. So I'm just opening up the idea. I'm not giving any confusion. एक साल पूरा है हमारे पास. I'm sure क्योंकि PCB का amendment होगा. I'm sure क्योंकि PCB का amendment होगा तो इंस्टीट्यूट को गाइडेंस नोट में कहीं ना कहीं क्लेरिफाई करना होगा. तो we all would be guided by that particular clarification which will be given by the institute also. बहुत सारी चीजें. I'm simply opening up the idea that this is how the things are going to evolve. एक चीज बहुत क्लियर है. एक चीज बहुत क्लियर है कि सब पहले वाले केस में there is absolutely no discussion, there is no disallowance. So as an auditor मेरा वर्कलोड उस लेवल पे नहीं बढ़ रहा है. ऐसा मेरे को साल भर में एक पेमेंट देखना है, कौन कौन सा डिले हुआ है, वो बिल्कुल नहीं होना है. That is for very important. Because even if it is delayed, but it is paid also. जो सेक्शन का बेसिक मैकेनिज्म है मैंने इसी साल में उसे पे कर दिया है तो वो अलाउ हो जाएगा. It is not like employees' contribution to the provident fund. Let's make it very clear. So employees' contribution to the provident fund. उसके बारे में मामला क्लियर है कि जैसे ड्यू डेट निकल गई और अब तो बिल्कुल ही पक्का हो गया आफ्टर चेकमेट डिसीजन एंड एवरीथिंग. सर employees' contribution to the provident fund एक बार ड्यू डेट निकल गई तो भले आपने पे कर दिया हो तो भी वो डिसअलाउ होगा है, वो अलग मामला है. ये वो नहीं है.
Let's be very clear on this particular aspect. कि साहब अगर ये ड्यूरिंग द ईयर में पे हो गया है तब तो डिसअलाउ नहीं होने वाला है। सो कुल मिला के एज ए ऑडिटर मेरा झगड़ा है वो 31 मार्च की सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिस्ट को लेके है। वो अगर बहुत लंबी है तो उसमें से मुझे आइडेंटिफाई करना है कि साहब कौन कौन से माइक्रो और स्मॉल के लेवल पे हैं और उनमें से कौन कौन से हैं जो कि 31 मार्च को बियॉन्ड ड्यू डेट हो चुके हैं, उतने मुझे डिसअलाउ करना है, उतने मुझे अपने OTP में रिपोर्ट करना है। So, I think we can conclude this discussion at this point of time. This is what is the proposition, section 43B. Now let's move to another mechanism. So ये बड़ा बढ़िया है. Increase in limit for this whole section 44AD and 44ADA. जैसा कीर्ति भाई अपने उधर में कह रहे थे कि सर ये आईटीसी ऐसी चीज है जिसको लेके गवर्नमेंट का खुद का मामला गड़बड़ है, उनको समझ में नहीं आता आईटीसी कब देना है, कब नहीं देना, कितनी देना, किस पे देना, बड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो ऐसे इनकम टैक्स में भी कई सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको लेके गवर्नमेंट कभी भी अपना माइंड मेकअप कर ही नहीं पा रही है कि इस प्रोविजन का स्वरूप क्या होना चाहिए, किस लेवल पे इसे रखना और किस लेवल पे छोड़ना है। और ऐसे जो गवर्नमेंट के लेवल पे अनक्लियर मैकेनिज्म है, मैं खाली पूरा टैक्स ऑडिट वाला मैकेनिज्म उसमें से एक है। सिंपली अगर 44AD को उठा के पढ़ें, 44AD क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, कब करना है, कब नहीं करना है, 44AD में कब आएंगे, कब वो 10 करोड़ तक का एग्जम्पशन मिलेगा, तो मैं खाली बहुत जल्दी शायद ऐसा समय आ जाएगा जहां पे टैक्स ऑडिट करने में कम समय लगेगा, ये डिसाइड करने में ज्यादा लगेगा कि करना है कि नहीं। So, अब गड़बड़ क्या हो रही है इस बार? ऑलरेडी जो मैकेनिज्म हमारे पास में है 44AD, AD वगैरह को साथ में पढ़े तो 44AD में बोलते हैं कि साहब अगर 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। 44AD में बोल देते हैं कि नहीं साहब 2 करोड़ तक का टर्नओवर है तो 44AD लग जाएगा। अच्छा 44AD में 4-5 साल पहले से वो एक रिलैक्सेशन लेके आते हैं, डिजिटल इंडिया वाला एग्जम्पशन, साहब वो 10 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर है और 95% रिसीट और 95% पेमेंट दोनों अगर बैंकिंग चैनल से हो तो फिर टैक्स ऑडिट से आपको एग्जम्पशन है। ये सारा मैकेनिज्म ऑलरेडी था। कई बार ये बात कही जाती है कि साहब वो 95% रिसीट और 95% बैंकिंग चैनल होने से टैक्स ऑडिट पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए। टैक्स ऑडिट की कंप्लायंस बहुत अलग तरह की है, भले आपके 100% बैंक ट्रांजैक्शन तो भी टैक्स ऑडिट की कंप्लायंस तो अलग कैटेगरी की होती है, तो उनका अपना सोचने का तरीका, उन्होंने एग्जम्पशन देके रखा है कि साहब आपका अगर 2 करोड़ से 10 करोड़ तक का टर्नओवर है तो भी हम टैक्स ऑडिट से एग्जम्पशन दे देंगे। अगर 95% पेमेंट तो 95% रिसीट दोनों बैंकिंग चैनल के थ्रू हो, ये ऑलरेडी मैकेनिज्म है। अब इस सारी पोजीशन के बीच में इस साल से ये 44AD के स्कोप में चेंज कर रहे हैं। एडी में बोल रहे हैं कि साहब टर्नओवर 2 करोड़ की बजाय 3 करोड़ तक है तो भी एडी आप पे एप्लीकेबल होगा। एडीए में बोल रहे हैं कि ये ग्रॉस रिसीट 50 लाख की बजाय 74 लाख रुपए तक है तो भी ये एडी आप पे एप्लीकेबल होगा। गुड जॉब, बहुत बढ़िया है। आप लिमिट एनहांस करना चाह रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। तो जो गड़बड़ होती है, मैं कहने हर बार बजट के बाद में ये चीज मुझे यहाँ से बोलना पड़ती है कि साहब आप अगर कोई भी रिलीफ देना चाहते हैं, कोई रिलैक्सेशन देना चाहते हैं तो कृपया करके उसमें खच्चर ना फंसाएं, उसमें ये तरीका नहीं ढूंढे कि यार इसको कहाँ अटका सकते हैं, या तो मत दो, आपका जो चल रहा है वैसा चलने दो। रिलीफ देना भी है उसमें कहीं ना कहीं फुलझड़ी भी छोड़ना है, कहीं ना कहीं ट्विस्ट भी क्रिएट करना है, पर ये पुरानी आदत है सर, ये मजा आता है। अल्लाह यार ये प्रोविजन बड़ा सिंपल हो जाएगा ऐसा सोच के इनको डर लगने लगता है, तब चलो इसमें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करें। तो एडी एडीए दोनों में क्या हो, एडी में बोल रहे हैं कि साहब आपकी लिमिट 2 करोड़ तक है, 3 करोड़ तक भी आपको एडी का बेनिफिट मिलेगा। शर्त यह है 95% ऑफ योर टर्नओवर शुड बी थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शन। वो जो 2 करोड़ से 10 करोड़ वाला एग्जम्पशन है वहां पे बोलते हैं 95% रिसीट और 95% पेमेंट दोनों बैंकिंग के थ्रू होना चाहिए। या एडी में 2 करोड़ से 3 करोड़ ले गए हैं, एडीए में 50 से 75 ले गए, यहाँ पे पेमेंट की बात नहीं करते, यहाँ पे बोलते हैं खाली रिसीट जो है आपकी 95% वो बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए। सो अब कुल मिला के सिचुएशन ये है कि अगर एसएससी ऐसा है जिसका टर्नओवर 3 करोड़ रुपए तक का है और 95% इसकी रिसीट अगर बैंकिंग चैनल
एडी में कवर होना पड़ेगा। मेरा हमेशा से मानना है सर, ये 4480 नाम का जो सेक्शन है ये गवर्नमेंट कहती भले असेसी के फायदे के लिए हो, पर ये एक्चुअली उनके फायदे के लिए। 3 करोड़ के टर्नओवर पे 6% का प्रॉफिट, डिजिटल ट्रांजैक्शन है, 3 करोड़ के टर्नओवर पे 6% का प्रॉफिट देना है 18 लाख रुपए, और 18 लाख रुपए पे ये नए मैकेनिज्म 115 बीएससी के हिसाब से आप टैक्स कैलकुलेट करें, 15 लाख पे 1.5 लाख हो गया, अगले 3 लाख पे 30% के हिसाब से 90,000, 2,40,000 प्लस टैक्स मिला के तकरीबन 2.5 लाख रुपए का टैक्स। तो 3 करोड़ का आपका टर्नओवर है, 2.5 लाख रुपए का टैक्स पे करो, या बेनिफिट किसका है? मैं खाली ऐसा बहुत कम होगा जहां पे मेरी सर्विसेज की वैल्यू क्लियरली डिफाइन होगी। जब ऑडिट नहीं कर रहा हूं तो 2.5 लाख, नहीं तो कन्वे दिस इज हाउ द थिंग। मैं नहीं करता हूं ऑडिट, 2.5 लाख ऑडिट कर लिया। अब अगर 1.5 पे आ गए या 1 पे आ गए तो आई कैन ऑलवेज हैव अ बेंचमार्क फॉर माय बिलिंग आल्सो। सो दिस इज व्हाट इज दिस द मैकेनिज्म फॉर व्हाट दे आर सेइंग। सी द कॉम्प्लिकेशन व्हिच इट इज क्रिएटिंग। सर आप 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में आप अगर 2 करोड़ तक हैं तो आपका रिसीट का मोड कुछ भी हो, चाहे कैश में हो चाहे बैंक में हो, कोई लेना देना नहीं, आपको 4480 लगेगा। 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में हो तो आपकी खाली रिसीट जो है 95% वो बैंक के थ्रू है तो 4480 लगेगा। 3 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में हो तो 4480 तो लगेगा ही। टैक्स ऑडिट लगेगा या नहीं लगेगा उसके लिए फिर एक्सरसाइज करना है कि अगर 95% रिसीट तो 95% पेमेंट दोनों बैंकिंग चैनल के थ्रू हो तो टैक्स ऑडिट भी नहीं करवाना है। अब ये सारा कैलकुलेशन असेसी को करके देने वाला कौन है? वो जो मैं कह रहा था सर कि सब ज्यादा समय इसमें लगने वाला है कि करना भी है कि नहीं करना है, कैसे करना है वो तो ठीक है हो ही जाता है। 2 करोड़ से 10 करोड़ है तो कितनी आपकी रिसीट है, कितना आपका पेमेंट है जो बैंकिंग चैनल के थ्रू है। 2 से 3 करोड़ है तो मैं पेमेंट नहीं देख रहा हूँ तो रिसीट आपकी देख रहा हूँ कि कितनी रिसीट बैंकिंग चैनल के थ्रू है। 2 करोड़ से कम है तो फिर तो 4480 आपके ऊपर लगना ही लगना। ऑल सॉर्ट्स ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आर देयर, सो देयर इज नो सिंपलीफाइड इंक्रीमेंट इन द लिमिट व्हिच दे कुड हैव डन and which would have been justified also looking towards the inflation and everything। बरसों पहले आपने वो 2 करोड़ 50 लाख की लिमिट फिक्स करी थी तो सीधे सीधे बढ़ा देते तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पर वो जैसा मैंने कहा था वो आसान रखने में दिक्कत है, तो कितनी भी बात करें सिंप्लीफिकेशन की पर वो दिल है कि मानता नहीं, कुछ ना कुछ कर ही देते हैं इसमें। तो ये मैकेनिज्म है 2 करोड़ से 3 करोड़, 50 से 75 लाख। All other provisions are similar. Only this enhanced limit would be applicable when my 95% of receipt should be to banking channel. Okay. Now coming to capital gain. Some more changes are there with respect to business income। 28(4) में जो perquisites वाला मामला है 194(r) में जिसपे टीडीएस हो रहा है उसमें एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन लेके आए हैं कि वो परक्विजिट चाहे काइंड में मिल रहा हो चाहे कैश में मिल रहा हो, दोनों केस में वो परक्विजिट माना जाएगा और 194(r) का टीडीएस उस पर एप्लीकेबल होगा। सम पीपल हैव टेकन अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैंड और इसलिए फिर ये क्लैरिफिकेशन जैसा उन्हें इंट्रोड्यूस करना पड़ा। नाउ कमिंग टू दिस कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में एक ये जो से इकोनॉमी में चेंज आया है, गवर्नमेंट बहुत समय से ये रियलाइज कर रही है कि सब इंडिया में बहुत बड़ा गोल्ड का भंडार है जो कि कहीं प्रोडक्टिव काम में नहीं आता है। मंदिरों में टनों सोना पड़ा हुआ है। Every housewife in the family is having a good amount of gold available with her। तो ये सारा जो गोल्ड का भंडार है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव काम में नहीं आ रहा। तो कुछ समय पहले सेबी ने गाइडलाइन इश्यू करी थी कि साहब आप ये गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको वॉल्ट में रख सकते हैं, वेयर हाउसिंग जैसा मामला हो जाएगा। और जैसे वो एग्रीकल्चर आइटम्स के लिए फिर वो वेयर हाउस रिसीट मिलती है, वैसे ये गोल्ड के लिए आपको एक ई गोल्ड रिसीट मिलेगी। सेबी ने उसका डिटेल मैकेनिज्म दिया है। तो उस समय भी ये बात आई कि सब मेरे गोल्ड को अगर मैं ई गोल्ड में कन्वर्ट करवाऊंगा तो सिर्फ अमाउंट टू एन एक्सचेंज फॉर द पर्पस ऑफ 247 ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल गेन लगेगा। सो नाउ दे आर सेइंग कि सब गोल्ड को आपने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में कन्वर्ट करा है या वाइस वर्सा वापस गोल्ड में आप लेके आए हैं, दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, कैपिटल गेन लायबिलिटी शैल नॉट बी देयर। This is interesting. This is another very very important aspect. 54 और 54 है। बाकी जितने डिडक्शंस हैं
एटीसी वाले और हाउसिंग लोन इंटरेस्ट वाला, और वो तो बिल्कुल तरीके से उन्होंने एक तरफ साइड में कर ही दिए हैं। कैपिटल गेन्स वाले एग्जम्पशन सभी भी कर गए हैं। सो आई मस्ट से कि ये कैपिटल गेन्स के एग्जम्पशन पे भी दृष्टि पड़ गई है, वक्त दृष्टि पड़ गई। और probably 2-5 साल में you may see the phasing out of these exemptions also. Now what they have done is what they are saying, 54 और 54 है, दोनों एक ही बिरादरी के सदस्य हैं, दोनों बोलते हैं कि साहब वो रेसिडेंशियल हाउस खरीदो और हम आपको एक्सेप्शन देंगे। Now simplified mechanism सा अमेंडमेंट जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, उन्होंने कहा है कि साहब दोनों सेक्शंस के लिए जो नया मकान आप खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर 10 करोड़ से ज्यादा की कॉस्ट है तो एक्सेस अमाउंट वुड बी रिन्यूड। उनका आइडिया यह है कि सर ये 54 में दोनों हम लाए थे टू से हेल्प द फुलफिलिंग द नीड ऑफ हाउसिंग, जो बेसिक नीड होती है हाउसिंग उसको फुलफिल करने के लिए लाए थे। लोग बात बड़े बड़े बंगले खरीद रहे, आलीशान मैंशंस खरीदे जा रहे करोड़ करोड़ रुपए के, तो हम उसको डिस्करेज करना चाहते हैं और इसलिए हमने ये एक रिस्ट्रिक्शन इंट्रोड्यूस करा है कि सर दोनों के दोनों सेक्शन में नए मकान की कॉस्ट जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा अगर होगी तो हम डिडक्शन के लिए उसको 10 करोड़ से ऊपर के अमाउंट को इग्नोर कर दें। Corresponding amendments are there with respect to that capital gain deposit scheme also कि आप 10 करोड़ से ज्यादा नहीं जमा करा रहे हैं तो 10 करोड़ मान के और आपका सारा का सारा एक्सेप्शन कैलकुलेट करें। अब सिचुएशन इंटरेस्टिंग इस तरीके से होती है, हमें पता है कि साहब 54 में दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग है। 54 बात करता है जितना कैपिटल गेन है पूरा हम आपको डिडक्शन दे देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं पलटा कर रहा हूँ, एक मकान बेच के और दूसरा मकान खरीद रहा हूँ, तो ये 54 का केस है। मेरा कैपिटल गेन 8 करोड़ का है और मैंने नया मकान भी 8 करोड़ का खरीद लिया तो 100% एग्जम्पशन हो जाएगा। मेरा कैपिटल गेन 15 करोड़ का है, मैंने नया मकान 15 का खरीदा, आफ्टर दिस अमेंडमेंट 10 करोड़ का डिडक्शन मुझे फिर भी मिलेगा, मना नहीं कर रहे हैं, मिलेगा, पर 10 करोड़ से ज्यादा का आप 54 में डिडक्शन नहीं ले पाएंगे क्योंकि 54 में जितना कैपिटल गेन है उतने ही नए मकान की कॉस्ट के बेसिस पे एग्जम्पशन मिलता है। 54 एक्ट में दिक्कत क्या है सर? 54 एक्ट का डिडक्शन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल कंसीडरेशन, वो उसी प्रोपोर्शनेट अमाउंट के बेसिस पे 54 एक्ट का डिडक्शन मिलता है। तो नाउ कंसीडर द सिचुएशन, एक असेसी है जिसने 10 करोड़ में अपनी जमीन बेची है, 54 एक्ट में डिडक्शन देना चाह रहे हैं, 10 करोड़ में अपनी जमीन बेची है, 8 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है, वो अपनी 100% सेल प्रोसीड नए मकान में इन्वेस्ट कर देता है। 10 करोड़ में आपने जमीन बेची, 10 करोड़ का ही आपने नया मकान ले लिया, 8 करोड़ का कैपिटल गेन पूरा एग्जाम हो जाएगा। दूसरा असेसी है जिसने 20 करोड़ में अपनी जमीन बेची है और उसको भी 8 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है, and he is also ready to invest 100% of his sale proceeds. First person comparatively is getting a higher percentage of capital gain, 10 करोड़ के सेल पे 8 करोड़ का गेन हो रहा है, दूसरे वाले को 20 करोड़ के सेल पे 8 करोड़ का गेन हो रहा है, और he is also ready to invest 100% of his sale proceeds. Now he will say कि साहब हम तो एग्जम्पशन नए मकान की कॉस्ट को 10 करोड़ मान के ही देंगे, मेरी सेल प्रोसीड 20 की है, 8 का कैपिटल गेन है, नया मकान आप 10 का मान रहे हो, मेरी एग्जम्पशन की अमाउंट 4 रह जाएगा। पहले वाले केस में उसका परसेंटेज ऑफ कैपिटल गेन ज्यादा था, बट स्टिल ही इज एबल टू गेट द 100% एग्जम्पशन। मे बी 100% इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं तो मेरा एग्जम्पशन 4 रह जाएगा। तीसरा केस अगर 40 करोड़ का मेरा सेल कंसीडरेशन है और उस पे मेरे को 8 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है, now I am ready to invest 100% of my sale proceeds, पर आप जो मैकेनिज्म लेके आए, because you are not talking about capital gain 10 करोड़ का एग्जम्पशन ले, मैकेनिज्म 54 और 54 का अलग अलग है, पर आपने अमेंडमेंट सिमिलर नेचर का किया है। दोनों में या तो ये होना चाहिए कि एग्जम्पशन मैक्सिमम 10 करोड़ का हम आपको देंगे, जैसा वो कैपिटल गेन बॉन्ड के केस में करते हैं, सब मैक्सिमम 50 लाख का डिडक्शन आप मेरे से दे दें, तो यहाँ भी वो होना था। 54 एक्ट में भी और 54 में दोनों में बोला कि साहब हम आपकी नए मकान की कॉस्ट 10 करोड़ पे रोक देंगे। तो 54 में तो उस 10 करोड़ पे कॉस्ट रोकने के कारण फिर भी मैं 10 करोड़ तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ, पर 54 एक्ट का मेरा डिडक्शन चूंकि वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे है, so that will create a mismatch, that will create a problem in number of cases, that will create some kind of inequality in different scenarios, but this is what is this mechanism is। इस 54 एक्ट दोनों के लिए cost of new house would be ignored in excess of ₹10।
All other mechanisms are same. वो time period खरीदने का, hold करने का, everything else is same. तो नेट कंसीडरेशन जो माना गया 10 करोड़ माना गया, लिमिट कर दी उसकी। नेट कंसीडरेशन की कॉस्ट, नेट कंसीडरेशन आप 10 करोड़ का दो तो कैपिटल गेन कम हो जाएगा। 10 करोड़ लगाना है मुझे, तो नेट कंसीडरेशन 10 करोड़ मान दिया, मेरा टोटल कंसीडरेशन 10 करोड़ लगाना ना मुझे, कुल 50 करोड़ का कंसीडरेशन नहीं माना था आपने। सर नेट कंसीडरेशन आप 10 कर दोगे तो मेरा कैपिटल गेन कम हो जाएगा। नेट टोटल नेट कंसीडरेशन विल बी 10 crore rupees. It is not necessary to invest more than 10 crore rupees. अगर मैं 40 करोड़ बेचा तो 10 करोड़ लाऊंगा तो पूरा मिल जाएगा मुझे। नहीं मेरा ओपिनियन है। मेरी परचेज प्राइस से 6 करोड़ आ रही है और मैंने बेचा 20 में है, मेरा कैपिटल गेन 14 करोड़ का है। अगर आप नेट कंसीडरेशन 10 मान लोगे तो कैपिटल गेन ही 4 रह जाएगा मेरा। नेट कंसीडरेशन की लिक्विडिटी 10 करोड़ कर दी ना, लेकिन ऑलवेज देख लो नेट कंसीडरेशन के लिमिट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं कर सकता। Next thing that is with respect to capital gains, say overriding this BC Srinivasa Shetty 1978 में कभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया हुआ है BC Srinivasa Shetty में, that any asset which you have acquired and for which there is no cost of acquisition, then capital gain cannot be calculated. Supreme Court has said that what cannot be computed, that cannot be taxed. Basic mechanism था। ओवरराइड करने के लिए उन्होंने फिर मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करा। कई सारी सेल्फ जनरेटेड एसेट्स को उन्होंने कहा कि साहब इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल मानी जाएगी। उसी सीरीज में कुछ और चेंजेस कर रहे हैं, 2 एसेट और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एनी अदर इंटेंजिबल एसेट, गुडविल वगैरह ऑलरेडी वहां पे थी, एनी अदर इंटेंजिबल एसेट और एनी अदर राइट अगर आपने परचेस किया है तो परचेस प्राइस विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अदरवाइज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी ट्रीटेड एज निल। तो थोड़ा सा अगर अलग नजर से देखें तो ये प्रोविजन अपने आप में बड़ा मजेदार सा है, किसी कॉमन पर्सन को समझाना बड़ा मुश्किल है। ये ऐसा प्रोविजन है तो ये बतलाता है हमको भाषा की दृष्टि से कि साहब कोई चीज नहीं होना और कोई चीज शून्य होना दोनों में फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। नाउ अमेंडमेंट आया है और सेक्शन 55 बोल रहा है कि साहब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है ऐसा नहीं मान सकते, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। कितनी है? निल है। जीरो इज आल्सो फिगर। तो आप किसी कॉमन पर्सन को ये समझाने की कोशिश करें तो बड़ा मुश्किल होगा कि भाई कितने की है तो नहीं है और जीरो की है, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? नहीं है, नहीं है पर जीरो है, तो आपको बराबर है। इनकम टैक्स नहीं होना और जीरो होने में फर्क है। This is what is this mechanism, section 55. But still the problem with this mechanism, what they are proposing, is कई सारी assets को हमने list down कर दिया है। Goodwill of business, goodwill of profession, right to carry on business or manufacture or time hours and machine hours, room hours, अब any intangible asset. They are giving a list. ये assets हैं जिनके बारे में अगर कोई cost of acquisition नहीं है तो निल मान के और capital gain कैलकुलेट होगा। प्रॉब्लम यह है शायद इस अमेंडमेंट के बाद में भी कई सारी एसेट्स ऐसी रख जाएंगी जिनके लिए अभी भी वो BC श्रीनिवासा शेट्टी एप्लीकेबल होगा, जहां पे ये कहा जा सकेगा कि सब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन नहीं लगेगा। somebody is there's a very interesting query to me कि साहब आप अगर कोई जमीन आपको अगर गिफ्ट में मिलती है तो उसमें प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बेसिस पे आप कैलकुलेशन करते हैं। नाउ महाराजा है कोई और उनके पुरखों ने कोई जमीन युद्ध में जीती हुई, उस जमीन को अगर बेचा जाएगा तो कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा? व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? whether BC Srinivasa Shetty would be applicable in that particular case? लड़ाई में जीती है, युद्ध में कहीं पुरखों ने कभी जीती, what is the cost of acquisition? So probably government also से दूसरा जो एग्जांपल मुझे यंगर जनरेशन आज की तारीख में देती है, that is with respect to the crypto mining of cryptos। तब उस क्रिप्टो का माइनिंग होता है, मुझे पता नहीं था, ऐसा कहा जाता है कुछ होता है और एकदम से कोई टोकन जनरेट हो जाता है और उसकी डॉलर्स में बिलियंस में उसकी वैल्यू हो जाती है। तो then again this question would come, what is the cost of acquisition? Probably government can always write कि सब in all the cases where the cost of acquisition is not ascertained, this will be treated as nil rather than giving an itemized list. But they again are going in this particular manner. दो चीजें उन्होंने अपनी बात करी है, intangible asset and any other right. सेल्फ जनरेटेड एसेट में
whether that cost is determinable, whether that cost is directly attributable to that particular. Sorry sir, अगर attributable है तो फिर उसका डिडक्शन मिलेगा, then Srinivasa Shetty would not be applicable. But there can always be an argument in number of cases, but there is no cost of acquisition. है ही नहीं इसकी कोई cost. Say for example, मतलब हम इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाएं. That was again a question asked by somebody else. Government ने बहुत सारी जमीन पट्टे पे दी हुई है. Government ने अगर कोई जमीन मेरे को दी, तो उस जमीन को मैं आगे बेचता हूँ, then what will be the cost of acquisition? I have got it by way of gift from government. So cost to the previous owner. Government की cost क्या है? These are some open-ended questions. Okay. Now coming to another say interesting development with respect to capital gains of hypothetically. Fine. So material बहुत सारा है. Okay. Capital gains अगला छोटा सा amendment. That was again some interesting development which was happening here until now. सर मैंने मकान खरीदा, मकान का हाउसिंग लोन दिया है, उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मैं सेक्शन 24 में क्लेम कर चुका हूँ. तो मकान बेचने की बात आती थी तो मैं वापस उस इंटरेस्ट को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड करके डिडक्शन क्लेम कर लेता था. नॉट मेनी जुडिशियल डिसीजंस आर देयर व्हिच आर इन फेवर ऑफ असेसिंग. सेम के साथ 24 का डिडक्शन अलग बात है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग मामला है. तो सेम आइटम वाज गेटिंग डिडक्टेड ट्वाइस एज सच. नाउ दे हैव क्रिएटेड एन अमेंडमेंट. अमेंडमेंट बोल रहा है सर एनी इंटरेस्ट व्हिच हैज बीन claimed as reduction under section 24 that is not to be treated as cost of acquisition. Okay. मैं इसको दूसरे तरीके से पढ़ता हूँ. मतलब अगर किसी इंटरेस्ट का मैंने डिडक्शन क्लेम नहीं किया है तो वो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट हो ही जाएगा. अब आप ऑलरेडी 115 बीएससी लेके आ गए हो, आप कितना ही कोशिश करो डिडक्शन नहीं देंगे, हम रास्ते ढूंढेंगे. तो आप 115 बीएससी लेके आए हो जहां पे आप बोल दो कि साहब कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला है. अब वो जो हाउसिंग लोन है जिसका इंटरेस्ट मैंने पे किया 115 बीएससी के कारण आपने डिडक्शन नहीं किया है, क्या वो इंटरेस्ट में कैपिटलाइज करता चला जाऊं? जिस दिन मकान बेचूंगा उस दिन उसका डिडक्शन मुझे मिलेगा. आप यहां मना कर रहे हो, मतलब बाकी चीजों को आप हां कर रहे हो. दैट कैन बी एन इंटरप्रिटेशन. फर्दर कॉम्प्लिकेशन से मामले को और अगर कठिन बनाना हो तो 115 बीएससी में अंदर बाहर की परमिशन है नॉन बिजनेस के केस में. एक साल मैंने डिडक्शन लिया, एक साल नहीं लिया, देन आप क्या करेंगे? These all are the questions which are again open-ended, but the mechanism is something like this. 24 में डिडक्शन लिया है तो कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा. अदर सोर्सेस पे आ जाए सर. 56 to 7B with respect to share premium. बहुत पहले 7B में उन्होंने कह दिया था कि सब कंपनीज अपने शेयर्स इशू कर रही हैं, प्रीमियम पे इशू कर रही हैं. The value cannot be more than the fair market value. Rule 11 UA वो मैकेनिज्म देता है fair market value कैलकुलेट करने का. अभी तक उसमें लिखा हुआ था कि only when shares have been issued to the resident. अब उनको समझ में आया कि ये गली जो है वो हमने रेसिडेंट के लिए बंद करी थी, तो फिर भी गड़बड़ अभी भी चालू है. So now they have deleted the word resident. Any person being a resident that has been deleted. Now shares have been issued at a premium to any person, be it a resident, be it a non-resident. Both the cases 56 to 7B would be applicable. Shares are required to be issued at a fair market value. इससे ज़्यादा पे इशू हो गया है तो 56(2)(7B लग जाएगा. गड़बड़ फिर आएगी सर, परेशानी वापस से आएगी. Any of those who are say dealing in FEMA, they would be able to tell us कि साहब आप अगर नॉन रेसिडेंट के साथ डील कर रहे हैं तो वैल्यूएशन इज अ मैटर गवर्न्ड बाय FEMA. और FEMA में आरबीआई की चिंता दूसरी है. आरबीआई की चिंता ये है कि साहब जितनी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आनी थी इससे कम तो नहीं ला रहे हो. So their undervaluation is a problem. Here overvaluation is a problem. Sorry, NOR is always covered in the resident. अब तो resident की definition में ordinary और non ordinary दोनों हो जाते हैं. Okay, so problem अब यहाँ पे FEMA के साथ में और आने वाली है. FEMA आपके अंडर वैल्यूएशन को चैलेंज कर देगा, ओवर वैल्यूएशन हो गया है तो फिर इनकम टैक्स वाला परेशान देगा. तो इट हैज टू बी एग्जैक्टली बिल्कुल तलवार की धार पे चलने जैसा मामला हो गया है कि सब आना पैसा वही आपकी वैल्यू होना चाहिए जो 11 UA में डिसाइड हुई है, अदरवाइज देयर इज अ प्रॉब्लम. ओके, ये गड़बड़ है, ये एलआईसी के दिन खराब चल रहा है.
ये पहले वो हाइडेनबर्ग ने निपटाया है, बचा मैडम। गड़बड़ ये है सर, वो जो छोटी एलआईसी पॉलिसीज थी, अब नाउ बिकॉज़ एटीसी इज नो मोर अवेलेबल, प्रैक्टिकली इट इज बिकम सो दैट एलआईसी बिजनेस इज गॉन। हम समझ सकते हैं मैक्सिमम केसेस में एलआईसी पॉलिसी के पीछे जो बिगर एडवांटेज अट्रैक्शन हुआ करता तो इनकम टैक्स डिडक्शन का होता था। नाउ दैट डिडक्शन इज नो मोर प्रैक्टिकली अवेलेबल, प्रोबेबली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 3-4-5 साल में दैट बिजनेस विल हैव अ प्रॉब्लम। नाउ दूसरा हिट जो है वो यहां से आ रहा है, बिग टिकट इंश्योरेंस पॉलिसीज, जहां पे एनुअल प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा का है। नाउ सेक्शन 56 में अमेंडमेंट है अलोंग विद 224 इनकम की डेफिनेशन में, where they are saying along with 1010D में जो एग्जम्पशन मिलता है वहां पे अमेंडमेंट है, और वो बोल रहे हैं कि साहब अगर 5 लाख से ज्यादा का आपका एनुअल प्रीमियम है तो अब जब भी ये अमाउंट मिलेगी, अदरवाइज देन ऑन द ऑकेजन ऑफ डेथ, और किसी केस में अगर ये आपकी मनी बैक पॉलिसी जैसी है, पैसा जल्दी वापस मिलेगा, maturity amount less premium paid, the difference would be treated as your taxable income. दो या तीन इश्यूज इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो फॉर्चुनेटली दे हैव नॉट गिवन इट अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, दे आर वेरी कैटेगोरिकली सेइंग पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1423। तो पहले वाली पॉलिसी से नहीं लगेगा, नई जो इशू होने वाली है उन पे लगने वाला है, एक बात। ओके, दूसरा जो मेरे को गड़बड़ लग रहा है, मेमोरेंडम में बोल रहे हैं, जो मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन से वो बोल रहे हैं कि सब लोग बात इस सारे इंश्योरेंस मैकेनिज्म को they were not using for security purposes, they were using as an investment vehicle, इसलिए हम टैक्स करना चाहते हैं। मेरा छोटा सा निवेदन ये है कि एज एन इन्वेस्टमेंट वेहिकल आप टैक्स करना चाह रहे हैं तो देन प्रोबेबली कैपिटल गेन would have been a proper place to tax it rather than income from other sources। 56 की बजाय 45 शायद ज्यादा सही सेक्शन होता है इसको कवर करने का। अब कैपिटल गेन में कवर कर रहे तो मेरे को कम से कम इंडेक्सेशन का बेनिफिट वहां पे मिलता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिल जाता है। इट इज एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट, मनी बैक पॉलिसी इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं प्रीमियम दे रहा हूं, 10 साल 15 साल बाद में मेरे को उसका पैसा वापस मिल रहा है। So probably more appropriate place would have been section 45 rather than 56, but they are taxing it income from other sources. So maturity proceed minus premium paid, difference would be taxable। एक जो कंट्रोवर्सी ऑलरेडी जनरेट हो रही है कि साहब ये 5 लाख रुपया पर पॉलिसी देखा जाना है या एक से ज्यादा अगर पॉलिसी है तो सबको मिला के देखा जाना है। ओके, some very learned persons of the country are giving the opinion that it is for all the policies taken together। I with all my humbleness beg to differ, the way I am reading the section, मेरा ऐसा मानना है कि सब ये मैकेनिज्म जो है वो हर पॉलिसी के लिए एप्लीकेबल होगा। मेरी अगर 6 पॉलिसी है, 1-1 लाख का हर एक का प्रीमियम है, तो शायद ये प्रोविजन कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होगा, बट वी विल बी रिक्वायरिंग से फर्दर क्लैरिटी ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। देयर आर अथॉरिटीज हु ऑलरेडी हैव दिस ओपिनियन कि साहब आपकी अगर 5 पॉलिसी और 5 का मिलकर प्रीमियम 5 लाख से ऊपर हो गया तो फिर ये प्रोविजन सब पे एप्लीकेबल होगा। दिस इज अ मैटर व्हिच इज एन ओपन एंडेड मैटर एज ऑफ नाउ। Okay, other sources, ऑनलाइन गेमिंग, बड़ी गड़बड़ चल रही थी सर। हमको पता है ये लॉटरी और गेम ऑफ चांस वाली जो विनिंग्स है वो ऑलरेडी 30% पे टैक्सेबल हो रही थी। ये आजकल के नए बच्चे लोग बड़ा नया तरीके का खेल खेलते हैं, ऑनलाइन गेमिंग अपने आप में बड़ा प्रचलित हो गया है मामला। G11 और फैंटेसी स्पोर्ट्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे वो टीम बनती है और टीम के बेसिस पे विनिंग वगैरह और डिसाइड होती है। कोर्ट के पास में ऑलरेडी मामला पेंडिंग है कि ऑनलाइन गेमिंग जो है क्या ये गेम ऑफ चांस है, अगर गेम ऑफ चांस है तो 30% टैक्सेबल हो जाएगा। कंपनीज का कहना था ऑनलाइन गेमिंग वालों का सर इट इज नॉट अ गेम ऑफ चांस, इट इज अ गेम ऑफ इंटेलेक्ट। इसमें बहुत दिमाग लगता है डिसाइड करने में कि साहब वो कैसे खेला, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स वे देयर। इनकम टैक्स ने कहा यार बात हमको तो समझ में आ नहीं रही है, ये है या वो है, तो जो समझ में नहीं आया उसके लिए बड़ा बढ़िया सा तरीका टैक्स इट फुल्ली, जैसा हमने पिछली बार क्रिप्टो के साथ में किया था कि लीगल है इलीगल है कैपिटल है तो सब बात में समझेगा तो 30% से टैक्स हो। तो वही मामला ऑनलाइन गेमिंग के साथ में न्यू सेक्शन दे इंट्रोड्यूस 115 बीबीजे, वहां पे वो बोल रहे हैं कि अब ऑनलाइन गेमिंग से अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है 30% would be the rate of tax with a corresponding requirement of TDS on the payer। 194BA वो जो पे करेगा तो आपको 30% TDS के साथ में पे करेगा। So this is about this income from other sources।
चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। जहां पे मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का मामला या तो बिल्कुल कंफ्यूज है या बिल्कुल क्लियर है कि इनको हमको बंद करना है, दो में से एक सिचुएशन है। दिस इज व्हाट इज विद रिस्पेक्ट टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ब्रांच में जब हमने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का डेडिकेटेड प्रोग्राम किया था तभी मैंने ये बात कही थी, और आज टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दिस लार्जर ऑडियंस आई वुड अगेन लाइक टू मेक अ वेरी वेरी क्लियर कट अपील हियर। सर ये सारा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का मामला जो है वो इनकम टैक्स में बहुत खतरनाक हो गया है, वेरी वेरी डेंजरस। The kind of mechanism which has been created, Finance Act 21, 22 and now Finance Act 23 जो सारी सीरीज है, या तो गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा या उनको पूरा समझ में आ गया कि इसको हमको खत्म करना है, तो उसी दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। So as a professional now, the things have become quite riskier for me, not because of these amendments. ये जो amendments है वो तो अपनी जगह पे है ही सही, पर एक छोटा सा beyond this amendment जो मैं suggestion सबको यहाँ पे देना चाहूँगा, anybody who is having a charitable organization as a client, there is one section in income tax 115TB, tax on created income. सर एक बार उस सेक्शन को प्लीज पढ़िए, वो आज आपके काम में नहीं आ रहा है, बहुत जल्दी उसकी जरूरत पड़ेगी, और जिस दिन वो पिटाई लगाएगा वो ऐसी पिटाई लगाएगा कि बड़ा मुश्किल होगा। बहुत सिंपल शब्दों में जो 115TB बोल रहा है क्रिएटेड इनकम वाला, कि सब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का अगर ट्रेनिंग का एग्जम्पशन कैंसिल होता है तो देयर विल बी अ टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115TB, एंड हाउ दैट टैक्सेबल इनकम वुड बी कंप्यूटेड। जो भी आपकी एसेट्स हैं उनकी फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे वो टैक्स लगेगा। So imagine the charitable organizations in इंदौर में 20 साल 25 साल 30 साल पहले कोई एसेट क्रिएट करी हुई है, आज अगर वो 115TB में आ गए हैं, the kind of havoc this is going to create, this is going to be unimaginable। हम सब प्रोफेशनल के साथ में जो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को लेके कि द अमाउंट ऑफ से remuneration which we get, that is hardly any, that is say true for each one of us। वो बिल्कुल क्लाइंट सामने आके खड़ा हो जाता है कि साहब हम तो चैरिटी कर रहे हैं, तू कर रहा है भाई, मैं कोई ना कर रहा हूं, और मेरे को चैरिटी करना होगा तो मैं मेरी इच्छा से करूंगा यार, भाई यू कैन मेक मी टू अ फोर्स चैरिटी काइंड ऑफ थिंग, बट दिस इज व्हाट इज द से हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ, द काइंड ऑफ चेंजेस व्हिच आर देयर, दे आर वेरी वेरी सीरियस। जैसे अब ये जो एग्जाम्पशन मिलने में जो परेशानी हो रही है वो हमको ऑलरेडी पता है, इसी सबब तो एग्जाम्पशन के लिए जो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई हो रहा है वहां कितनी प्रॉब्लम हो रही है वो हमको पता है, और बहुत जल्दी इसके अगले फेज में आने वाले एग्जाम्पशन देने के बाद में एग्जाम्पशन कैंसिलेशन का फेज चालू होने वाला है। तो जो क्राइटेरिया है वो एग्जाम्पशन कैंसिलेशन के good amount of arbitrariness is there, so because of any damn reason they can start cancelling the registration and then the consequences are going to be very very severe। so फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वाला मामला बड़ा खतरनाक हो गया है। अमेरिकन जो भी आए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पिछले 2 सालों में फिनांस एक्ट 21-22 में कुछ अमेंडमेंट हमने इंट्रोड्यूस किए थे, उसी का कुछ फर्दर क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन हम वो देके आ रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि साहब पिछले साल जो अमेंडमेंट लाए थे, मैंने अगर मेरे कॉर्पस में से कोई खर्चा किया है या लोन लेके कोई खर्चा किया है तो दे हैव मेंशन कि साहब इससे हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे। आपने कॉर्पस में से कर दिया है, लोन लेके कर दिया है तो हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे। और फिर लिखा था कि साहब इसको हम उस साल एप्लीकेशन मान लेंगे जिस साल आप ये लोन का रीपेमेंट करोगे या जिस साल आप कॉर्पस में पैसा वापस जमा करोगे। ये पिछले साल लिख दिया। बाद में उनको समझ में आया या ये कॉर्पस में वापस जमा वाला मामला तो 15 साल बाद में भी हो सकता है। 21-22 में खर्चा कर दिया कॉर्पस से और 35-36 में जाके वो बोलेगा कि साहब ये 21-22 का खर्चा था वो मैं आज कॉर्पस में डाल रहा हूं, मेरे को डिडक्शन दो। फिर ये तो हम कैसे मॉनिटर करेंगे, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इस साल पहला अमेंडमेंट हमने दिया कि साहब ये जो कॉर्पस से आपने खर्चा करा या ये जो लोन लेके खर्चा किया, जब भी आप कॉर्पस में वापस डालोगे, लोन का रीपेमेंट करोगे, उस साल में एप्लीकेशन मान लेंगे। शर्त यह है कि ये काम 5 साल के अंदर होना चाहिए, तो जाके ये कॉर्पस में रीपेड या लोन का रीपेमेंट विल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। और उसके साथ शर्त ये है कि जिस ओरिजिनल ईयर में खर्चा किया था उस साल में वो सारी कंडीशन पूरी होना चाहिए जो वो खर्चे के डिडक्शन के लिए अलाउ होती है। आपने उसमें प्रॉपर टीडीएस किया हो, किसी रिलेटेड पार्टी को पेमेंट नहीं हुआ हो। अब गड़बड़ यह है कि मैंने खर्चा किया 21-22 में, उस साल तो आप डिडक्शन दे ही नहीं रहे हो।
मैं इसको वापस लोन का रिपेमेंट कर रहा हूँ 26-27 में, 5 साल के अंदर। अब आप बोलोगे कि इसका डिडक्शन मिलेगा, उसके लिए 21-22 में कंप्लायंस हुई थी कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। कैसे होगा, कौन करेगा, कौन करवाएगा, nobody knows, but this is what is the first mechanism which they will introduce. दूसरा बड़ा बढ़िया मामला है सर, ये बहुत सारे इनकम टैक्स में अमेंडमेंट जो हम ही लोगों के कारण आते हैं, जो हम ही सिखाते हैं, तो ये उसका परिणाम है। स्थिति बड़ी बढ़िया थी अभी तक, मेरा साथ 10 लाख रुपए की कुल मिला के इनकम है, 85% खर्चा करना है। कैसे खर्चा करा? ऑर्गेनाइजेशन ए ने ऑर्गेनाइजेशन बी को 8.5 लाख रुपए का डोनेशन दे दिया। 15% तो यूं ही आप अलाउ कर देते हो, बचा हुआ 8.5 लाख मिलने का सब यूटिलाइजेशन हो गया। ऑर्गेनाइजेशन बी को 8.5 लाख रुपए आ गए, खर्चा बचा तो कुछ करना नहीं है, उनने 8.5 में से 15% फिर अपने आप रखा, बचा हुआ 85% उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन सी को डोनेट कर दिया। 85% ऑफ 85% ऑफ 10 लाख, ऑर्गेनाइजेशन सी ने फिर 85% ऑफ 85% ऑफ 85% ऑफ 10 लाख चेंज करती चली गई। गवर्नमेंट ने कहा ये गड़बड़ नहीं चलेगी। नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि साहब आप अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दे रहे हो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को, कॉर्पस के लिए तो दे ही नहीं सकते, आप नॉन कॉर्पस के लिए दे रहे हो, तो उसका केवल 85% हम आपका चैरिटेबल यूटिलाइजेशन मानेंगे। जो भी आपने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दिया है, only 85% of the donation will be treated as charitable application for charitable purposes for you. As a professional, again going to increase only my work, मेरी परेशानी बढ़नी है। अब वो उसके सारे पेमेंट की लिस्ट में से आइडेंटिफाई करें कि कितने डोनेशन हैं, कितने नॉर्मल एक्सपेंडिचर हैं। जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन में आएगा, जो डोनेशन है वो 85% एप्लीकेशन में आएगा। मेरी परेशानियां बढ़ती जाएंगी, बट दिस इज व्हाट इज द अमेंडमेंट दे विल इंट्रोड्यूस। ओके, एक ये सारा मामला रजिस्ट्रेशन को लेके चल रहा है, पहले प्रोविजनल है, फिर उसको फाइनल में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। फाइनल में कन्वर्ट करवाने के लिए ये होता है कि सब एक्टिविटी चालू हुई उसके 6 महीने के अंदर अंदर, कई बार काम चालू होने के बाद में मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो प्रोविजनल के लिए अप्लाई करूँ या डायरेक्ट फाइनल के लिए अप्लाई करूँ, बड़ा कंफ्यूजन था। तो नाउ व्हाट दे आर गिविंग अ क्लैरिफिकेशन कि साहब आपने अगर अपना काम चालू करने के पहले अप्लाई करा है तो इट हैज टू बी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। ऑलरेडी एक्टिविटी आपने चालू कर दी है, फिर आप अप्लाई कर रहे हो, तो फिर डायरेक्टली यू हैव टू गो फॉर द फाइनल रजिस्ट्रेशन, फिर प्रोविजनल वाली रिक्वायरमेंट वहां नहीं। ओके, और चौथा सर इसके बाद में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, if I ask each one of you what is the due date for filing of audit report for a charitable organization, let's take a quiz sir. चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो 10B फाइल करना होता है उसकी हमारी ड्यू डेट क्या है? 30 सर, रिटर्न फाइल करना 31 अक्टूबर है और ये 30 सितंबर है। अगर मैं आपसे कहूं कि सर अगले साल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट 31 अगस्त को कंप्लीट करना है, सर क्या बात करोगे? तो कोई अमेंडमेंट ही नहीं आया, कहीं पढ़ने नहीं आया, व्हाट्सएप पे भी किसी ने नहीं बताया। हाँ सर, व्हाट्सएप पे नहीं बताया जाता, उसके लिए हमको यहाँ अगले साल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट आपको 31 अगस्त को कंप्लीट करना है सर। क्यों करना है? सीधे सीधे नहीं बोला है, पर कैसे बोला है वो अपन देखते हैं। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के केस में दो फॉर्म्स कई सारे केसेस में फाइल करना होते हैं। एक तो मेरा अगर यूटिलाइजेशन 85% से कम है, 15% से ज्यादा सरप्लस बचा है, तो मैं एक फॉर्म 10 फाइल करके तो उसको अगले 5 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड करता हूं, राइट। एक और केस होता है कि सर मेरी कोई इनकम है जो कि मेरे को एक्चुअली इस साल रियलाइज नहीं हुई है, बैंक का कोई एक्रूड इंटरेस्ट था वो एक्रू हो गई है पर रियलाइज नहीं हुई है और इसलिए मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पाया, तो फॉर्म 9A फाइल करके मैं उस इनकम को भी कैरी फॉरवर्ड करता हूं कि यार उस साल में यूज करूंगा जिस साल ये मेरे को एक्चुअली रियलाइज। ये दोनों फॉर्म 10 और फॉर्म 9A अभी रिटर्न फाइल करने की डेट के पहले तक फाइल करना होते हैं। 10 भी मेरी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म जो है वो रिटर्न की डेट के 1 महीना पहले फाइल होता था, 10 और 9 में दोनों के दोनों रिटर्न की डेट पे फाइल होते हैं। अब अमेंडमेंट फॉर्म 10 एंड फॉर्म 9 में both are required to be filed 2 months before the due date of filing of return, which is 31st of October, उसके पहले के 2 महीने यानी 31 अगस्त।
उनका ऐसा मानना है कि साहब ये 9A और 10 तो एसएससी खुद ही फाइल कर लेता है, उसके बाद में वो सीए के पास आता है ऑडिट करवाने के लिए, फिर सीए साहब ऑडिट करके 10 भी फाइल करते हैं। ये उनकी सोच है, वो अपनी जगह पर सही है। जिस दृष्टि से वो सारे हिंदुस्तान को देखते हैं उसमें ऐसा ही होता है उनके हिसाब से। उनको कौन समझाए कि सब मेरे एसएससी को न 10 समझता है, न 9A समझता है, न 10B समझता है, उसको तो वकील साहब समझते हैं कि साहब ये सारे डॉक्यूमेंट है, आप जानो जो करना। अब अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि साहब मेरी तो ऑडिट की डेट 30 सितंबर है और मैंने उस हिसाब से मेरी वर्क की सारी शेड्यूलिंग करी है, और जब वो 30 सितंबर 10B फाइल हुई, जब तक प्रैक्टिकली कंप्यूटेशन मेरा बन चुका होता है, उस दिन समझ में आया कि यार ये तो 15% से ज्यादा का सरप्लस बचा हुआ है, इसको तो 5 साल के लिए एक्यूमुलेट करना है, ये इनकम कुछ रियलाइज नहीं हुई है जिसको अगले साल के लिए 9A को मेरे को कैरी फॉरवर्ड करना है। ये अगर मेरे को 15 सितंबर 20 सितंबर 25 सितंबर को समझ में आया, तब तक गाड़ी निकल चुकी है। और ये प्रोविजन सर इसी साल से तो ये जो 31 अगस्त 2023 है सर, ये प्रैक्टिकली हमारे लिए आखिरी तारीख होने वाली है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम कंप्लीट करने के लिए। सीधा सीधा नहीं बोला है उन्होंने, पर हम समझ सकते हैं बेस्ड ऑन आवर से हैंडलिंग ऑफ ऑल दीस काइंड ऑफ क्लाइंट्स, प्रैक्टिकली मेरे को 31 अगस्त तक ये काम निपटाना है। और नहीं तो बाद में उसको हमने बोला कि अब तो लेट हो गए हैं, तो सीधा हमारे ऊपर ब्लेम डालेगा, सर आपको पहले बोलना था, जैसे पहले बोलते तो तू आ ही जाता पहले। We all are sailing in the same boats. So this is what with respect to this charitable organizations. Then कुछ procedural part और पीरियड से क्या डिमांड है वो हम और कंक्लूड कर सकते हैं, तो फिर डिस्कशन कंक्लूड करेंगे। 142 inquiry to full assessment, again something of a very shocking kind of amendment is there. 142 AO has got a power of special audit, तो सब अकाउंट से स्पेशल ऑडिट करवा सकते हैं। अब उन्होंने कहा था पूरा स्पेशल ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, अगर एओ को लगे कि इन्वेंटरी के वैल्यूएशन में गड़बड़ है तो खाली इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए स्पेसिफिक प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है एज पर आईसीडीएस 2 इन्वेंटरी का वैल्यूएशन। गड़बड़ ये है, परेशानी ये है कि सारी इन्वेंटरी वैल्यूएशन करने का पावर एक्ट बोल रहा है शैल बी अवेलेबल विद द कॉस्ट अकाउंट। It is not even CA or cost accountant, it is only cost accountant, they can do the inventory valuation. So how far damaging this is going to be for the profession, somebody has to take a call, but this is what is this amendment. Inventory valuation required है, करवा सकते हैं वो ठीक समझे तो, करवाएंगे तो फिर वो कॉस्ट अकाउंटिंग होगा। ओके, जॉइंट कमिश्नर अपील्स वाली एक कैटेगरी क्रिएट हो रही है। ओके, कमिश्नर अपील्स हम सब जानते हैं, दोज ऑफ अस हु आर इन्वॉल्वड इन दिस लिटिगेशन प्रैक्टिस, practically the commissioner appeal is defunct as of now. The mechanism is not at all working, appeals are not happening at all. पता नहीं क्या कारण है, उनके वर्कलोड को कम करने के लिए अब एक कैटेगरी और क्रिएट करी है जॉइंट कमिश्नर अपील्स की, के साथ कुछ अपीलें उनके पास में जाएंगी, कुछ कमिश्नर साहब के पास में जाएंगी। क्या क्राइटेरिया होगा वो आज की तारीख में क्लैरिफाई नहीं है, बट दिस इज व्हाट इज द सेम मैकेनिज्म व्हिच दे हैव क्रिएटेड। Senior sitting in the audience would be able to recall long back there used to be deputy commissioner appeal also, और उस समय उसको हटाया था ये कहते कि ये दो की जरूरत नहीं है, एक से ही काम हो जाएगा, दुनिया गोल है, घूम फिर के वापस आना पड़ता है, तो वापस वही हो गया कि साहब ये दो अथॉरिटीज फर्स्ट अपीलेट लेवल पे जॉइंट कमिश्नर एंड देन कमिश्नर अपील्स। ओके, टाइम बार्लिंग केसेस 143 के असेसमेंट, ये अगेन 153 के टाइम बार्लिंग वाले मामले फिर ऐसे कि उनको समझ नहीं आ रहा, पिछले 5 सालों से पता नहीं क्या चेंज कर रहे हैं, कभी 21 महीना कर देते हैं, कभी 18 महीने करते हैं, ये उसको बोलते हैं यार हमको ही ध्यान नहीं रहता है टाइम बार्लिंग कौन सा है। तो अभी की तारीख में पोजीशन क्या है कि 143 के टाइम बार्लिंग की टाइम लिमिट 9 मंथ्स। ओके, तो जो अभी वाले सारे असेसमेंट लिखते हैं एवाई 21-22 तो वो सब 31 दिसंबर 22 को टाइम बार्लिंग हो गए थे। अब उनको समझ में आया, अब बोल रहे हैं कि नहीं भैया ये 9 महीने का समय तो बड़ा कम है, तो भैया बोला किसने था कम करो, आपको खुद को लगा था कि नहीं इसको कम कर देंगे, पर अब बोल रहे नहीं, अब फेसलेस असेसमेंट है, उसमें असेसमेंट यूनिट इन्वॉल्व होती है, वेरिफिकेशन यूनिट इन्वॉल्व होती है, वैल्यूएशन यूनिट इन्वॉल्व होती है, तो ये 9 मंथ्स में काम नहीं हो पाएगा। तो नाउ व्हाट दे आर सेइंग दिस दिस टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट वुड बी 12 मंथ्स। सो अब एवाई 22-23 वाले जितने असेसमेंट हमारे होंगे उन सब का टाइम वाली 31 मार्च 2024 हो जाएगा, 31 दिसंबर 23 नहीं रहेगा, 31 मार्च 2024 हो जाएगा। ओके,
देन उसके बाद में 148 एक छोटा सा चेंज और 50 ईयर्स के बारे में एक बात हम और करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। 148 ये वापस इवॉल्विंग मामला है, बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत मेजर चेंज आया है 148 में, ऑल सर्च असेसमेंट रीअसेसमेंट एवरीथिंग हैज टू बी हियर। अभी जो पोजीशन है 148 का जब नोटिस आता था आफ्टर दैट 148 एक प्रोसेस इज ओवर, 148 का नोटिस आता था तो ये बोलता था सब रिटर्न फाइल करें, वो रिटर्न फाइल करने के लिए नॉर्मली वो 15 दिन या 30 दिन का समय देता था। नाउ एक्ट ने वो टाइम पीरियड फिक्स कर दिया है 3 months from the end of the month in which the notice under section 148 has been given, assessee can file return। 3 महीने का समय है, बहुत बहुत लंबा समय दिया जा रहा है, असेसी प्रॉपर्ली इवैल्यूएट कर ले। 148 के पहले 148 एक ही प्रोसेस हो चुकी है, तो यू आर अवेयर अबाउट ऑल द इश्यूज, क्या गड़बड़ है, किस रीजंस पे आपका रीअसेसमेंट हो रहा है। तो प्रोबेबली दे वांट टू गिव असेसी अ टाइम कि यार भाई अभी भी समय है, देख लो समझ लो, अगर कोई लगता है डिक्लेयर करना 3 महीने में सारा समझ के फिर प्रॉपर्ली अपना रिटर्न फाइल करो, तो 3 महीने का समय रिटर्न फाइल करने के लिए आपको 3 महीने भी कर लगते हैं तो एक्सटेंशन मांग सकते हो असेसिंग ऑफिसर से, टाइम बढ़ा दे। पर फिर एक्ट बोलता है कि अगर ये जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है उसके बाद में अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तो देन दैट रिटर्न विल नॉट बी ट्रीटेड एज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). 139(1) का रिटर्न नहीं माना जाएगा, तो उसका इंप्लीकेशन ये होगा कि फिर ऐसे डिलेड रिटर्न के लिए 143(2) का नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी बहुत सारे 148 असेसमेंट में ये टेक्निकल ग्राउंड कई बार मिल जाता है, साहब ये P2 का नोटिस तो दिया ही नहीं, उसके बिना ही असेसमेंट कर दिया, और कोर्ट्स जो है बड़े आराम से असेसी के फेवर में डिसीजन लेती है कि साहब P2 का नोटिस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि अगर आपका रिटर्न लेट है, ये जो स्पेसिफाइड पीरियड है उसके बाद में रिटर्न फाइल किया है, तो दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज 139(1) रिटर्न, उसके लिए तो 143(2) वगैरह के नोटिस की जरूरत नहीं होगी। ये प्रोसीजर है। Some amendments are there with respect to tribunal powers, कुछ जो अपील्स पहले ट्राइब्यूनल में स्पेसिफिकली मैंडेट नहीं थी उनको और उन्होंने अमेंड कर दिया है। We are not going into the details about those things। मैं पहले आखिरी एक पॉइंट हम छोटा सा और ले सकते हैं TDS TCS को लेकर, मेनली जो एक और मेजर इशू है, another very important amendment of this particular budget, that is with respect to TCS। Okay, TCS में जो ऑलरेडी अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, that is with respect to that LRS remittance, LRS के थ्रू अगर आप पैसा भेज रहे हैं तो उस पे TCS होना चालू हो गया है 2-3 साल से, जहां पे रिक्वायरमेंट ये है कि साहब वो अगर एजुकेशन लोन के लिए पैसा, एजुकेशन के लिए पैसा भेज रहे हैं तो लोन लेके भेजा जा रहा है तो 7 लाख रुपए से ऊपर का रेमिटेंस है 0.5% TCS है। अदरवाइज किसी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भेज रहे हैं बिना लोन के या मेडिकल पर्पसेस के लिए भेज रहे हैं तो 7 लाख के ऊपर के रेमिटेंस पे 5% का TCS है। ओवरसीज टूर पैकेज अगर होता है तो वापस 5% का TCS है, और एनी अदर LRS अगर है 7 लाख से ऊपर के रेमिटेंस पे फिर 5% का TCS, ये अभी का एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है ना। अब जो चेंज हो रहा है, और ये चेंज मुझे इसलिए डिस्कस करना पड़ रहा है और जानबूझ के सबसे एक्टिव में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ब्रांच चेयरमैन आनंद जैन साहब और पीटीए चेयरमैन शैलन सोलंकी जी दोनों ने मुझे ये प्रॉमिस किया है कि मनीष आज अगर ये अकाउंट पूरा भर जाएगा तो हम तुमको एक ओवरसीज टूर पे ले जाएंगे। मैं खाली सर हॉल करीब करीब भरा हुआ है, हॉल करीब करीब भरा हुआ है, तो ये मेरा ओवरसीज टूर का पैकेज पक्का हो गया है। निवेदन से करना चाहे था कि ओवरसीज टूर पे आप अगर ले जाना चाह रहे हो तो अपन 1 जुलाई 23 के पहले होके आता। गड़बड़ ये होती है सब 1 जुलाई 23 तक 30 जून 23 तक ओवरसीज टूर पैकेज अगर है तो उससे TCS की रेट है 5%, और 1 जुलाई 23 के बाद में जितने ओवरसीज टूर पैकेज हैं उसकी TCS की रेट सीधा 4 गुना बढ़ के और 20%। 5 लाख रुपए का अगर पैकेज है तो 1 लाख रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। One fails to understand absolutely what is the logic behind this. This is not TDS. TDS जब मैं इनकम का अर्न कर रहा हूं उसमें से आप काट रहे हो, ये TCS है। TCS है मतलब मैं ऑलरेडी उस इनकम पे टैक्स पे कर चुका हूं। तो ये 2 मिनट ध्यान रखिए।
सो टीसीएस है मतलब ये मेरी इनकम ऑलरेडी मैं ऑफर कर चुका हूँ, उस इनकम का मैं यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ। तब आप पैसे मैं इनकम तो ऑन कर नहीं रहा हूँ उस समय, मैं तो खर्चा कर रहा हूँ। सो टीसीएस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इज अ रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, इट इज नॉट अ रेवेन्यू कलेक्शन मैकेनिज्म। बेसिक्स को कई बार जब हम लोग भूल जाते हैं तो बड़ी गड़बड़ होती है। गवर्नमेंट को खुद को ध्यान में नहीं रहता कि ये प्रोविजन लायक है। टीसीएस आप कभी भी रेवेन्यू कलेक्शन के लिए नहीं लाए हैं, वो खाली रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए लाए हैं। तो सर मैंने फॉरेन टूर किया है, रिपोर्ट में आ गया तो अगली बार मेरे से पूछो कि भैया खर्चे का सोर्स क्या था। But this cannot be a revenue collection, right? But now what they are doing is converting into a revenue collection mechanism. 20% का TCS applicable होगा। Probably हमें कुछ समय पहले कहा गया था कि इंडिया में ही बहुत सारी घूमने की जगह बाहर काहे को जाना, तो ये उसका फॉलो आउट करेंगे। सब ओवरसीज टूर पैकेज है 20%। ज्यादा सीरियल मामला सर इसके आगे। Now any other LRS limited not for say overseas tour purposes, neither for educational purposes, nor for medical treatment purposes, any other normal LRS अगर है जिसमें बोलते थे अभी तक कि 7 लाख रुपए से ऊपर का अगर रेमिटेंस होगा तो 5% का टीसीएस लगेगा। दो चेंजेस हो रहे हैं उसमें, वहां भी 5% की रेट को 20% कर दिया गया है और साथ में ये 7 लाख की एक्सेम्पशन लिमिट हटा ली गई। Any single rupee LRS payment has been done of say normal category, 20% TCS would be applicable. This is my own money, ये मेरा खुद का पैसा है साहब। इनकम के लेवल पे मैं ऑलरेडी आपको टैक्स दे चुका हूँ। In all probability ये पैसा आपको मेरे को रिफंड करना पड़ेगा। This is not the income which I am earning. I can share one of a live example from my say clientele. There is this lady who is now up say 80-85 years old. हस्बैंड नहीं है, दोनों बच्चे फॉरेन में हैं, सब मकान अपना बेच के और जो पैसा है वो बच्चों को देना है। मकान बेचने पे कैपिटल गेन्स लगा वो आपने ऑलरेडी मेरे से ले लिया है। अब ये जो पैसा बच्चों को भेजना है, अब उससे फिर टीसीएस की रिक्वायरमेंट है। She is not having any specific income, तो अगले साल पूरा रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। For a normal assessee it is very difficult to understand. सब ये पैसा आपको बाद में वापस रिफंड मिल जाएगा, उसको लगता है सब सरकार टैक्स दे रही है। What is the logic behind having this particular proposition? But this is what they have done. Single amount of LRS is there, and the TCS would be applicable. एक जो इशू इसमें जनरेट हो रहा है, जो बार-बार बात कर रही है कि साहब ये अगर कोई एनआर नॉन रेसिडेंट ने अपने एनआरओ से एनआरई अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है, तो क्या उस पे भी ये टीसीएस एप्लीकेबल होगा? सर जो मैकेनिज्म है सेक्शन 206C1H का, दैट इज एनी रेमिटेंस अंडर द एलआरएस स्कीम। क्या एनआरओ से एनआरई में ट्रांसफर एलआरएस में कवर होता है? Some banker can give you this particular opinion. Income tax में उसको लेके क्लैरिटी नहीं है। Income tax होता है any remittance under an LRS की। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी मेरी स्टडी है, जो मैंने अलग-अलग बैंकर से बात करके किया है, उनका कहना है कि सब LRS scheme is applicable for resident only. It is not applicable for non-resident. But I would like to accept that I am not an authority on this particular aspect. जो एक्ट का प्रोविजन है वो ये है कि सब LRS में अगर रेमिटेंस है तो ये टीसीएस लगेगा। एनआरओ टू एनआरई ट्रांजैक्शन क्या वो एनआरएस में कवर होता है? हालांकि उससे $1 मिलियन की लिमिट जरूर है आरबीआई की। सर एनआरओ एनआरई ट्रांसफर मैक्सिमम $1 मिलियन हो सकता है। एनआरएस में जो मैक्सिमम लिमिट है वो $2.5 लाख पर एनम की है, वहां पे वो $1 मिलियन की है। बट प्रोबेबली सम क्लैरिफिकेशन वुड बी रिक्वायर्ड। सम बैंकर और somebody who is actually dealing in FEMA, they can give us this particular clarification। क्या ये जो एनआरओ एनआरई ट्रांसफर हो रहा है, क्या नॉन रेसिडेंट ने खुद ने अपना मकान बेचा? अगर वो नॉन रेसिडेंट को मकान बेच के जो पैसा मिला है उसको बाहर ले जाना चाह रहा है, क्या वो रेमिटेंस एलआरएस के अंदर है? अगर एलआरएस में है तो टीसीएस लगेगा। हालांकि अभी तक बैंक ने इस पे टीसीएस नहीं लिया है। ये टीसीएस एलआरएस वाला प्रोविजन तो ऑलरेडी पहले दिया गया था, 7 लाख से ऊपर था तो टीसीएस होता ही था। बैंक ने अभी तक इस तरह के ट्रांजैक्शन पे कभी टीसीएस नहीं लिया है। सो अभी सेक्शन में कोई चेंज नहीं है, सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी में कोई चेंज नहीं, खाली रेट में चेंज आया है। So probably a clarification should come from bank or probably from RBI, क्योंकि इनकम टैक्स की जो बात है वो खाली एलआरएस की लेते हैं, पर टीसीएस की रेट जो है वो बढ़ गई है, बड़े खतरनाक तरीके से बढ़ गई है। ओके, तो मैं खाली इतने सारे अमेंडमेंट्स हैं, इतने सारे चेंजेस हैं जो शायद हम लोगों के लिए डे टू डे बेसिस पे ज्यादा रिलेवेंट है। अमेंडमेंट्स और कई सारे हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर कई सारी चीजें हैं, कई कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स हैं। एनओआर को गिफ्ट मिली है, वो भी इंडिया में टैक्सेबल मानी जाएगी। सम
अहमदाबाद म्युनिसिपल अथॉरिटी का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसको ओवरराइड करके 1046 के इंक्लूड किया, but all these amendments are probably much of the relevance for us. This is what is a submission from my side. Again, heartfelt thanks to everybody, to Indore branch, to PPA. मैं हमेशा ये मानता हूँ the biggest beneficiary is always myself. Thank you very much. I would extend my heartfelt thanks to Speaker of the Day, Mani Tapiya sir and Niti Joshi sir. इतना सिंपल और सरल भाषा में आपने समझाया। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इंदौर ब्रांच फर्स्ट कैटेगरी में आई है, तो उसके लिए केक कटिंग का सेरेमनी रखा है सेलिब्रेशन के लिए, आप सब ने रुके और हमारे साथ ज्वाइन करें प्लीज।